नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो जी, क्या हाल चाल। वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ भी रहे होंगे। एक बार जल्दी से बताओ, मेरी आवाज़ आप लोगों तक बुलंद तरीके से पहुँच रही है? वेरी गुड मॉर्निंग जी, एवरीथिंग इज क्लियर। बहुत बढ़िया। मेरे यहाँ तो आज ज़बरदस्त बारिश हो रही है, एकदम ज़बरदस्त बारिश, देख के मज़ा ही आ गया। कमर का हाल अभी तो थोड़ा कमरा बना हुआ है तो हल्की फुल्की गड़बड़ है, लेकिन ठीक है यार। मतलब सारा दिन कुर्सी पे बैठे रहने से दर्द बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है। अभी मैं थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करके आया हूँ सुबह सुबह। बारिश नहीं हो रही? अच्छा, हमारे यहाँ हो रही है। ठीक। जिम का 1 तारीख से तुम्हें वायदा किया है, वायदा। यहाँ कल हुई थी। ओके, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी सभी का, गुड मॉर्निंग। आज है रेस्पिरेटरी सिस्टम, लेकिन हम तो डाइजेस्टिव में डाइजेस्ट कर रहे हैं अभी खाना, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। जस्ट सेकेंड। ठीक है। मैं ना अभी अपनी ऐप चेक कर रहा था कि कितने ज़्यादा बच्चे हमारी क्लासेस को देखते हैं या अटेंड करते हैं। तो पहली क्लास में ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ बच्चे भर भर के, दूसरी क्लास में हल्का सा ड्रॉप, फिर तीसरी क्लास में देखा तो और ड्रॉप, और जो चौथी क्लास थी उसमें और ड्रॉप। तो ये चीज़ तुम्हें देखिए कि पहली क्लास में क्या रहता है यार, हमारा शेड्यूल, ये तो मेरे पास लगा मेरा ही शेड्यूल होता है डेली। बायोलॉजी का क्लास करना है 8:30 बजे, फिर यूट्यूब करना है, पीडीएफ रिवीजन करना है, क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी करना है 10 से 11, बहुत बढ़िया। फिर इंग्लिश है, उसके बाद वोकैब है, देन मैथ है, प्रॉफिट लॉस का चैप्टर करना है, फिर यूट्यूब की क्लास करनी है और फिर वोकैब करनी है, फिर सो जाना है। गजब यार, आज तो तुम छा गए, छा गए। हाँ, पहले डाइजेस्टिव करवाना था सर, आपकी क्लास की वजह से मैं स्कूल नहीं जाता। स्कूल स्कूल जाना है तो मुझे तो लगा तुम अभी बढ़ती उम्र से आगे निकल गए हो। ठीक है, चलो सारे बच्चे एक बार फटाफट सेशन ज्वाइन कर लें ताकि आज उनका सेशन हम लोग स्टार्ट करें। अभी ना मैं तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते मेरा मन हो गया कि मैं ना दोबारा से एक बार साइंस के एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करूं। तो 6 से 10 तक का मैंने सोचा है कि मैं स्टार्ट करूंगा आज ही, तो मोस्ट प्रोबेबली आज मैं शुरू कर दूंगा साइंस पढ़ना। ठीक है, तो आज मैं सोच रहा हूँ साइंस शुरू करूंगा। तो आज मैं अब जा रहा हूँ, अब आफ्टर योर क्लास मार्केट जाता हूँ और एनसीईआरटी खरीद के लेके आता हूँ। आज 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करूंगा। अगर तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते ना ऐसे मन करने लगा कि एनसीईआरटी एक बार दोबारा पढ़नी चाहिए तो अच्छा लगेगा, तो मैंने 6th क्लास की एनसीईआरटी देखी है, तो मैं स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं जब तक तुम्हारा बायोलॉजी कंप्लीट होगा ना, मैं सोच रहा हूँ मैं 6 to 10 एनसीईआरटी कंप्लीट करूँ। आप भी एसएससी दोगे क्या? नहीं यार, मेरी तो उम्र ही निकल गई, उम्र ही निकल गई। अब वो मैं कह तो रहा हूँ बुढ़ापा आ गया, अब उम्र नहीं रही भाई। अरे ऐसे ही पढ़ लूंगा ना कुछ नया नया। सर 6 से 10 तक की पढ़नी है पूरी। ठीक है, यूपीएससी देंगे नहीं यार, वो भी उम्र निकल गई मेरी। तो 6 से 10 तक की मैं पढ़ूंगा अब मैं। अब ये वाला मैंने ठान लिया कि तुम्हारी बायोलॉजी जब तक कंप्लीट होगी तो मुझे ये कंप्लीट करनी है और सुपर फास्ट तरीके से कंप्लीट करनी है, क्योंकि मेरा 3 बजे वाला सेशन जो है, अब मैं आज क्लास लेके पेड वाला खत्म हो जाएगा तो मुझे मिलेगा दिन में 4-5 घंटे का टाइम स्लॉट। वो 4-5 घंटे में 6 to 10 क्लास शुरू करूंगा और आई विल शेयर द फोटोज विद यू। ठीक है, कि भैया कौन से चैप्टर पे आ गया हूं मैं, कितना पढ़ लिया है। ठीक है, आपका घर बहुत अच्छा है, वैसे तो ठीक ही है भैया, देखो ज्यादा तो ऐसा है नहीं। ठीक है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। फोटो कहाँ शेयर करूंगा? ठीक है, फोटो 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 पुराने जो मेरा टेलीग्राम है, जो पहले हमने दिया था कभी पेड बैच वाला, वहां शेयर करूंगा आज मैं। अगर जो मेरे पास अभी अवेलेबल होगी वहां शुरू कर देंगे और कर देंगे। चलो सर, आई एम न्यू स्टूडेंट, प्लीज गाइड मी। यार जो नए स्टूडेंट हैं उनको यही गाइडेंस है कि जम के पढ़ाई करो और जो करवा रहा हूँ उसको करते चलो। अच्छा यार, कल ना मैं चैप्टर देख रहा था, हमने सेल वाला पढ़ा हुआ ना, सेल। तो सेल में डिस्कवरी की थी एवी लियोन हॉक ने, वो जीवित सेल की। तो इसका आंसर भी मतलब ये पूछा गया था किस साल में किया गया था, तो ये साल वाला ऐड कर लेना, ये साल वाला ऐड कर लेना, कल हमने जब पढ़ा था।
ठीक है, तो ये बैक्टीरिया की खोज भी की थी इसने, सेल की खोज भी की थी। थोड़ा मैं डिस्कवरी पे ध्यान दूंगा, मुझे एक बार याद करवा देना जब हम बायोलॉजी एंड करने वाले होंगे ना, तो मुझे थोड़ा सा डिस्कवरी वाले लोगों पे ध्यान करना है कि डिस्कवरी कब की है, किसने की है, कौन सा साल है, एक बार याद करवा देना लास्ट में, ताकि मैं एक पीडीएफ शेयर कर सकूं। ठीक है सर, मैंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, सो ऑल क्लासेस लेने पर आपकी सिर्फ यही क्लास ले पा रही हूँ, प्लीज टेल मी हाउ टू मैनेज ऑल सब्जेक्ट। देखो यार, टीचर अपनी क्लास लेता रहेगा, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, टीचर अपनी क्लास लेता है और बहुत सारी क्लास लेता है। आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सी क्लास आपके लिए ज्यादा सुटेबल है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, मैं रात को मॉक करवाता हूँ। ये मॉक मुझे लगता है सब बच्चों को अटेंड करना चाहिए, क्योंकि वो आधे घंटे का सेशन होता है और आधा घंटा ऐसे निकल जाता है, जिसमें बस मुझे देखना होता है कि प्रीवियस ईयर क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये वाला आप जरूर दें, एक तो ये। दूसरा, ये स्पेशल पर ही होता है तो बच्चों को परेशानी भी नहीं होगी, स्पेशल क्लास वाली। दूसरा पॉइंट, हम पेड बैच करते हैं, 8:30 से लेकर 9:30 बजे तक का टाइम रहता है। कभी कभी मैं 10 बजे तक पढ़ाता हूँ, लेकिन 1 घंटा ही पढ़ाता हूँ। साइंस का फुल बैच है, साइंस का फुल बैच है, ठीक है, साइंस का फुल बैच है। मैं चाह रहा हूँ कि तुम्हारा साइंस से पहले की मैं एनसीईआरटी वगैरह रिकॉल कर लूँ सारी, कुछ मजा मिले, पॉइंट एक्स्ट्रा तो लिख लूँ उसको। तो ये वाला एक क्लास आप जरूर करें। तो 2 क्लास, एक ये हो गई, एक क्लास ये हो गई। मुश्किल से तुम्हारा 1.5 घंटा मैंने लिया। उसके बाद तुम पूरा दिन बचता है, पूरा दिन में तुम मैथ्स करो, इंग्लिश करो, रीजनिंग करो, ये सारा दिन लगाओ। अगर इसके अलावा मतलब तुम पूरा दिन, मतलब 9:30 बजे के बाद तुम आराम से मेहनत करो पूरा टाइम, जाके तुम कहीं फ्री हो 7 बजे, 7 बजे थोड़ा रेस्ट वेस्ट करने के बाद एक 8 बजे मेरा वाईटी पर सेशन आता है, इफ पॉसिबल उसको कर लो, इफ पॉसिबल। 3 PM वाला तो बस आज ओवर हो जाएगा, 3 PM वाला आज ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो 8 PM वाला आप वाईटी सेशन कर सकते हो, 1-1 घंटे का। दूसरा, मैं और भी चीजें थोड़ा प्लान कर रहा हूँ, शायद दिसंबर में प्लानिंग मेरी थोड़ी और अच्छी सी एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि दिमाग में बहुत कुछ चलता है। ये वाला यार स्पेशल क्लास पे होता है, स्पेशल पे होता है डेली, स्पेशल भी होता है डेली, ठीक है। तो आप इसको भी कर लिया करो और कोशिश किया करो। एक ना मेरे को मतलब ये थोड़ा माइंड का गेम है। साइंस के बाद क्या आएगा? साइंस के बाद आएगा इकोनॉमिक्स। साइंस के बाद हम इको करेंगे। इको में भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद इको करेंगे। फेब में एग्जाम में जीएस खत्म होगा या नहीं? यार फेब में ऑलमोस्ट हमारी जीएस खत्म हो जाएगी। जो मुझसे शुरू से जुड़े हुए हैं वो वाले लोग तो खत्म कर लेंगे, लेकिन जो अभी इस मंथ जुड़े हैं या पिछले मंथ जुड़े हैं उन लोगों को पॉलिटी और जियो और हिस्ट्री ये मॉड्यूल लाइव मिलेगा आफ्टर इकोनॉमिक्स, मतलब उसके बाद रिपीट में आ जाएगा। केमिस्ट्री फिजिक्स आप पढ़ाओगे सर, कहोगे तो पढ़ा दूंगा, ठीक है। मेरी जियो रहती है, कैसे करें जियो? या तो वो रिकॉर्डेड कर लो, और अगर रिकॉर्डेड नहीं कर पा रहे हो तो आफ्टर इकोनॉमिक्स वापस से लाइव होगा, ठीक है, वो वापस से लाइव होगा। चलो जी, आ जाओ फटाफट से। हम बात करें डाइजेस्टिव के बारे में। कल भी हमने बहुत सारी चर्चाएं की थी, जिसमें सर पढ़ा दीजिएगा। हाँ पढ़ा दूंगा भाई, पढ़ा दूंगा। आर्ट एंड कल्चर कोर्स नहीं आएगा क्या सर? यार वैसे मैं तुमको बताऊं, देखो ये ना हमने एक हवा बना रखा है, हवा बना रखा है कि आर्ट एंड कल्चर क्या चीज है। आर्ट एंड कल्चर को हम स्टैटिक में पढ़ते हैं। वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी कि हमें अलग से नितिन सिंघानिया की बुक उठा के पढ़नी है, ठीक है। तो मैं तुमको फिर बता रहा हूँ कि हम लोग वो वाली किताब तो नहीं पढ़ रहे हैं। तो हम लोग जो पढ़ना चाहिए वो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा स्टैटिक के अंदर। स्टैटिक का कोर्स मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर के एंड में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक अपने साथ अभी सोच रहा हूँ कि एक कंटेंट वाला बंदा थोड़ा अच्छा रख लूँ, जो मेरा काम स्लाइड व्लाइड थोड़ा अच्छे से बना दे, A4 साइज शीट में दे दे। तो उसके लिए अभी थोड़ा मैं सर्च कर रहा हूँ कि जो थोड़ा मेरे हिसाब से काम कर दे। तो हो सकता है दिसंबर में अगर मुझे जल्दी मिल जाएगा तो कोर्स जल्दी ले आऊंगा, ठीक है। ताकि पीडीएफ का ना एक बहुत बड़ा इशू रहता है, उस पीडीएफ का इशू सॉल्व करने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि अगर आप में से भी कोई बच्चा करना चाहता है मेरे साथ काम तो वो मुझे बता दें। लेकिन ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। हाँ, तो अगर कोई करना चाहेगा तो मैं आपसे थोड़ा सा कॉन्टेक्ट कर लूंगा। अभी फिलहाल तो हम पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब मेरे को रिक्वायरमेंट होगा आई विल टेल कि भैया ऐसा ऐसा है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कॉन्टेक्ट कर लूंगा। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, जो कर सकता है, जो कर सकता है सिर्फ उसी को, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं हमने कल क्या क्या पढ़ा। हम कहते कल हमने खाए थे समोसे। तो सबसे पहले हमने क्या किया था कि समोसे खाने का मतलब है जब हम समोसा दुकान से लेके आएंगे, इस तरह का हमारा समोसा है, तो समोसे को ये है कॉम्प्लेक्स फूड, इसको सिंपल फूड में ब्रेक डाउन करना है। ये सबसे पहला पॉइंट हमने कल पढ़ा था। तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारा एक कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ दें, इसी को हम डाइजेशन कहते हैं। रेज अ हैंड। अच्छा, क्या कॉल करनी है क्या यार? अभी अभी अपन पढ़ते हैं ना, ठीक है। हाँ मैं कर लूंगा, जैसी रिक्वायरमेंट होगी आई विल कॉन्टैक्ट, ठीक है। उसके बाद हमने बोला कि यहाँ पे मेजर ऑर्गन कौन कौन से हैं। मेजर ऑर्गन हमने कहा भैया हमने खाना खाया, फूड पाइप में गया, पेट में गया, छोटी हाथ में, लंबी हाथ में, गेम खत्म। असेसरी में क्या देखा था हमने? कहा लीवर है, गॉल ब्लैडर है, पेनक्रियाज है। लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज का मतलब क्या है? लीवर से लीवर जूस निकल रहा है जिसको हम बाइल जूस कहते हैं, पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस निकलता है। इनका जूस बेसिक का काम क्या होता है कि हमारे पेट के अंदर जो खाना पड़ा है वो बहुत ज्यादा एसिडिक है, उसको बेसिक कैरेक्टर में बनाना है। आगे आ जाओ। फिर हमने क्या पढ़ा था? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमने कहा था बेसिक का काम क्या होता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है, बहुत सारे एंजाइम होते हैं, और इन सब का काम क्या होता है? वही सिंपल सा फंडा कि इसको खाने को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करना है, चाहे वो ग्लूकोज हो, अमीनो एसिड हो, ब्रेक डाउन करना जरूरी है। हमने क्या बोला? कार्बोहाइड्रेट को शुगर में करना है, मतलब कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च और शुगर में कन्वर्ट करना होता है, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे वो माल्टोज हो, डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर्स हैं। फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करना है। प्रोटीन जो तोड़ना है और इसको अमीनो एसिड में लेके जाना है।
वही सिंपल सी बात है, कन्वर्शन करना है कॉम्प्लेक्स का सिंपल फूड के अंदर। नेक्स्ट आ जाएगा एलिमेंट्री कैनाल। व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? एलिमेंट्री कैनाल वो होती है जो हमारे माउथ से शुरू होती है और लास्ट हमारे रेक्टम तक जाती है। एक ही पाइप है जिसके अंदर जो फूड निकल रहा है, ऐसा कोई बीच में डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा कि खाना तैर रहा है हमारे इधर उधर, कि पेनक्रियास पे टकरा रहा है घूम के वापस आ रहा है, वैसा नहीं है। तो आपको याद रखना है 33 फीट या याद कर लो या 9 मीटर याद कर लो, जो आपको अच्छा लगेगा। 33 फीट याद कर लो या 9 मीटर याद कर लो, जो अच्छा लगे। इसमें बेसिकली क्या है, खाना गया बक्कल कैविटी के थ्रू, फूड पाइप के थ्रू, स्टमक, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। एनस और रेक्टम का बेसिकली काम क्या है, एक्सक्रीटरी जो वेस्ट होता है उसको बॉडी से बाहर भेजना, ये हमको याद है। उसके बाद हमने पढ़ा था बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी। कल मैंने एक सिंपल सा पॉइंट बोला, तेरा बक्कल उतार दूंगा। बक्कल उतारने का मतलब क्या है, हमारा ये पूरा जिसके अंदर हमारे दांत, जिसके अंदर हमारी जीभ, जिसके अंदर हमारे लार यानी सलाइवा, ये तीनों चीज कंप्लीट है, वो सारा प्रोग्राम जो है वो बक्कल कैविटी के अंदर होगा। बक्कल कैविटी का बेसिकली काम क्या है, खाने को इंजेक्ट करवाना। मैंने कल भी कहा था इंजेक्शन जो है बेसिकली चाहे मैं नाक से कर रहा हूँ चाहे मैं मुंह से कर रहा हूँ, वो मेरे फूड पाइप में कनेक्टेड है, तो इधर से और इधर से बात एक ही बढ़ता है। लेकिन हम लोग जनरली मुंह से क्यों खाते हैं, क्योंकि चबाने का काम, सलाइवा का काम सब यहीं से होता है। अगर तुम बहुत खतरनाक बच्चे हो या तगड़े लोग हो जो नाक से एडजस्ट कर रहे हो तो चीज अलग है, लेकिन एक आम इंसान इसी तरीके से खाता है जो मुंह से इंजेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, हमारे बहुत सारे दांत हैं, ठीक है, हमारी एक मस्कुलर टंग है। डिपेंडिंग किसी किसी की जीभ बहुत लंबी होती है, उनके पास बहुत टैलेंट होता है और वो अपनी नाक को छू देते हैं, तो उस टैलेंट पे ज्यादा नहीं जाना। अमूमन एक आम इंसान की जीभ जो है वो 10 सेंटीमीटर के आसपास हमने कल पढ़ी थी, ऐसा कुछ रहता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बोला, दांतों की जो ओवरऑल मीटर सॉरी ओवरऑल रहता है, तो हमने क्या बोला 32 है। 32 है अगर हम एडल्ट हैं, लेकिन ये भी झूठ सही लगता है, किसी किसी के होते हैं। उसे उसके बाद हम बच्चों के बारे में बात करें तो उनके 20 होते हैं, बड़ों में 32 होते हैं। थोड़ा सा फॉर्मूला हमने याद किया था, वो अभी मैं बताता हूँ। यहाँ पर बेसिकली दांतों का काम क्या होता है, दांतों का काम होता है एनएम, ठीक है। एनएमएल जो है सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारे शरीर के अंदर, लेकिन हमेशा ध्यान रखना एनामेल जो है हार्डेस्ट पार्ट पूरे शरीर के अंदर है, पूरे शरीर के अंदर है। लेकिन अगर मैं हड्डियों के बारे में बात करूं ना, जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी होती है। तुमने कभी ऐसा बोलते हुए सुना होगा, भाई मुक्का मार के तेरी हाथ की हड्डी तोड़ दूंगा, कभी सुना ऐसा? नहीं, हमेशा ये बोलते हैं भाई मुक्का मार के तेरा जबड़ा तोड़ दूंगा। तो जबड़ा तोड़ने वाली बात क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे मजबूत हड्डी यही होता है, ठीक है। अगर सबसे मजबूत हिस्से को तोड़ दें फिर बचाई क्या, है ना। तो इसलिए जबड़ा वाला वहां पे फिट बैठता है, वरना तो कुछ और भी, मुक्का मार के तेरी पसली तोड़ दूंगा, टांग की हड्डी तोड़ दूंगा, उंगली तोड़ दूंगा, ऐसा कुछ भी बोल सकते थे। लेकिन वो स्पेशल बोल इसलिए रहा है क्योंकि हमारे शरीर में जो सबसे मजबूत हड्डी है वो जबड़े की हड्डी है। तेरे दांत तोड़ दूंगा, दांत में भी एनामेल वाला पार्ट है, ठीक है। जो सबसे मजबूत हिस्सा है ना, लोगों ने उसी को टारगेट किया। जो सबसे मजबूत हिस्सा होगा लोग उसी को टारगेट करते हैं। ऐसा नहीं बोलते तेरे सर खोल दूंगा। तो सर खोलने का क्या प्रोसेस है, क्योंकि ये ज्वाइंट ना फिक्स ज्वाइंट होते हैं, बाकी ज्वाइंट तो उतर के ठीक हो जाते हैं। लेकिन सर खोलने का प्रोसेस क्या है, हमारे सर के जितने ज्वाइंट है सूचर ज्वाइंट है, कभी खुलते ही नहीं, फिक्स्ड है। एक बार खुले तो खुले, भैया टाके भर रहे हैं, ठीक है। वैसा वाला पॉइंट आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाएगा। उसके बाद ये अलग अलग तरह के हमने देखे थे कि दांत कैसे कैसे। शुरू के ये जो दिखाई दे रहे हैं, जो हंसता हुआ नूरानी चेहरा है, तो शुरू के 4 दांत इंसीजर हैं। उसके बाद ये जो पहने पहने दिखाई देते हैं ये कैनाइन दांत है, ये कैनाइन है। उसके बाद पीछे ये प्री मोलर का सेट है, फिर 3-3 मोलर का सेट है, 3-3 मोलर का सेट है। तो 4 यहाँ है, 1 2 3 4, यहाँ 2 2 का पेयर ऊपर, यहाँ 2 का पेयर यहाँ और 3 का पेयर यहाँ। इस तरीके से हमने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। गुड मॉर्निंग जी। उसके बाद ये तुम्हारी जीभ दिखाई दे रही है। जब तुम अपनी जीभ ऐसी शीशे में देखते हो तो इतनी कलर नहीं दिखाई देती, ये समझाने के लिए है। देखो इसमें यहाँ पे सॉल्टी लिखा हुआ है, लेकिन मैक्सिमम किताबों के अंदर यहाँ पे ये स्वीट है ना, ये यहाँ तक स्वीट कवर करता है। आगे का जितना भी पर्सपेक्टिव है ये स्वीट होता है, स्वीट मतलब मीठेपन का एहसास यहाँ पे होता है। लेकिन भाई हमने तो कभी एहसास किया नहीं। हम अगर जीभ बिल्कुल स्टार्टिंग में लगाते तो खट्टा मीठा सब पता चल जाता है पहले ही टच में। अब जो बायोलॉजी है वो ये कहती है कि भाई वो स्वीट ही बताता है, लेकिन हमारी तो जीभ सब बता रही है, ठीक है। गलती से तुम एक चक्के देख लो, वो हर टेस्ट बता देगी उसको। ये ऐसा तो नहीं है ना कि मैं टेस्ट क्या, भाई कुछ आ नहीं रहा, ये खट्टा तो नहीं था, अरे कड़वा होगा, तो ये सब कुछ बता रही है। तो ये तो झूठी लग रहा है। तो हमने कहा पहला जो पोर्शन है वो स्वीट वाला होगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है सॉर, यहाँ पे खट्टापन, नमकीन, ये सारा। भाई देखो यार, रटने के लिए है। प्रैक्टिकली मैंने कल भी आफ्टर द क्लास सारा ड्रामा करके देखा तो मुझे सब कुछ ठीक ठाक समझ में आया। ये स्वीट टेस्ट है, यहाँ पे सॉल्टी है, यहाँ पे सॉर है, ठीक है। यहाँ पे कह रहे कोई टेस्ट आता नहीं, मैं तो कल भी टेस्ट आया। यहाँ पे बिटर है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा, वैसे एग्जाम में ज्यादा पूछते नहीं इस तरह के सवाल। अगला सवाल क्या है, अगला टॉपिक क्या है कि हमारे माउथ में एक ग्लैंड होता है, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी क्या होता है, मैंने देखो अलग अलग चीज कर देखी। मैंने पहले आफ्टर द क्लास वो नमक लिया थोड़ा सा, उसको आगे टेस्ट करके देखा तो मुझे नमक का टेस्ट आया, ठीक है। फिर हल्का सा एक पेड़ा रखा हुआ था, मैं कहा चल यार पेड़ा भी खा ही लेता हूँ, तो हल्का सा पेड़ा खा के देखा। फिर एक मैं दवाई ले रहा हूँ जिसको स्टोन की दवाई बोलते हैं, वो दवाई थी एक बर्बरी वल्गैरिस नाम की एक दवाई है। वो ऐसा लगता है जैसे हम अल्कोहल पी रहे हैं, इतना कड़वा है। तो वो थोड़ी सी ली और मैंने उसको शुरू से टेस्ट करके देखा तो मुझे वहां भी कड़वापन आ गया। नो डाउट पीछे कड़वापन ज्यादा आता है, लेकिन आ गया था। अब भाई तुम ये ट्राई कर सकते हो, लेकिन बुक तो यही कह रही है कि हमारे टंग के ऊपर जो छोटे छोटे जो रफ सा सर्फेस दिखा था वो पेप्लिया है, ठीक है। अब देखो अवर माउथ जो है वो सलाइवरी ग्लैंड से भरा हुआ है। अब ये ग्लैंड का मैंने कल भी बताया था आपको, ये ग्लैंड 3 ग्लैंड से कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले भाई मैंने प्रैक्टिकल बहुत किया, मैं सच बता रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल बहुत है। अपन को प्रैक्टिकल बहुत शौक है। प्लस 1 प्लस 2 में भी खूब प्रैक्टिकल किए मैंने। इधर आ जाओ, इधर आओ। नेक्स्ट देखिएगा
तो 3 ग्लैंड होते हैं। सबसे पहले सबलिंगुअल ग्लैंड है, सबमैंडिबुलर है और पैरोटिड ग्लैंड है। अब एक चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन कल ये मैंने बताया था कि इन तीनों ग्लैंड में से सबसे ज्यादा सलाइवा कहां से प्रोड्यूस होता है, तो आंसर क्या लगाओगे? सबसे ज्यादा सलाइवा जो है 70 to 75% सलाइवा यहाँ से प्रोड्यूस होता है। यहाँ से कम होता है, यहाँ से कम होता है, हम चला लेंगे। लेकिन सबसे छोटा ग्लैंड, स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड हमारा ये होगा। अब क्वेश्चन क्या है, सबलिंगुअल ग्लैंड है कहाँ? सब जीभ के नीचे। सबमैंडिबुलर कहाँ है? जबड़े के साइड में। पैरोटिड ग्लैंड कहाँ है? कान के पास। यानी किसने कान में मुक्का मारा, भाई मेरा सलाइवा ग्लैंड फोड़ दिया, ऐसा बोल सकते हैं। अगर थोड़ा सा इससे ऊपर यहाँ मुक्का मार दें तो क्या हो जाएगा? सर कहते हैं दिखना बंद हो गया। यहाँ पे होता है ना कुछ ओसिपिटल, अगर ऐसे तुमने मूवी में देखा होगा, किसी ने डंडा मारा, यहाँ डंडा लगते, मेरी याददाश्त, मुझे दिखना कम। वो क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे ब्रेन के लोब्स होते हैं, जहाँ पे हमारे सुनना, दिखना, वो सारा है। किसी के यहाँ मार दो, तुमने देखा होगा वो मूवी आई थी आमिर खान की, रवीना टंडन ने यहाँ डंडा मारा था, डंडा मारने से याददाश्त चली गई थी। वो सब लॉजिकली बात है, ठीक है। यहाँ डंडा मारने से, गजनी के यहाँ डंडा मारने क्यों चली गई? फ्रंटल लोब है। फ्रंटल लोब हमारी सारी मेमोरी, रीजनिंग, मैथ्स, ठीक है, लव कैलकुलेशन सब यहीं से करता है। तो ये वाला पोर्शन फ्रंटल लोब वाला है। तो मतलब जितनी चीज तुम देखते हो ना, वो दिखती ऐसे है जैसे इधर उधर की बातें कर रखी हो, लेकिन उसको साइंस से रिलेट करके देखोगे शायद तुक्का ठीक बैठ जाए। नेक्स्ट है, सलाइवरी ग्लैंड जो है कंटेन करता है बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। और इसके अंदर हमारे बहुत सारे एंजाइम होते हैं। एक टाइलिन यहाँ पे मिसिंग है, कल भी लिखा था। तो अमाइलेज है, लाइसोसोम्स है और टाइलिन है। लाइसोसोम्स कल भी मैंने पढ़ा था, क्या होता है लाइसोसोम्स? लाइसोसोम्स का बेसिकली काम होता है कि जो हमारे गोलगप्पे वाले भैया के हाथ में जो प्यार है, उसके अंदर बहुत सारा बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया को रोकना है। वो लाइसोसोम्स है, वो लाइसोसोम, ये लाइसोम्स है, ये एंजाइम वाला है। वो सेल वाला अंदर है, वो डाइजेस्ट कर, वो वैसा वाला है, ठीक है, थोड़ा सा याद रखिएगा। उसके बाद हम जब लाइसोसोम्स के बारे में, लाइसिन के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो एंटीबैक्टीरियल काम है, बेसिकली इन्फेक्शन को रोकने का काम करता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, जो टंग जो है ये कनेक्टेड है एक छोटे से थिन से थ्रेड से, जिसको हम फेरिलियम बोलते हैं। ये नीचे हमारे ना एक बोन होती है, जिसको कौन सा नाम लिया था? हायोड बोन। कौन सी बोन थी? हायोड बोन। ये कल हमने पढ़ा था कि जीव के नीचे एक हड्डी होती है। जब हम बोन्स के बारे में पढ़ेंगे ना, तो हड्डी यहाँ पे नजर आएगी, हड्डी यहाँ पे नजर आएगी। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद हम क्या बोलते हैं, हमारे टंग के ऊपर छोटे छोटे स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसको हम पेपिलिए बोलते हैं, ठीक है, जिसको हमने कल पाप पढ़ा था। तो ऐसा वाला याद रख लेंगे। टेस्ट बर्ड्स बोलते हैं, टेस्ट बर्ड्स। नेक्स्ट आएगा, अब आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस के बारे में अगर, अच्छा कल हमने एक वर्ड पढ़ा था बोलस। व्हाट इज बोलस? व्हाट इज बोलस? कल हमने एक वर्ड पढ़ा था ना, बोलस। बोलस का मतलब क्या था? अनडाइजेस्टेड फूड, जो हमने चबाया है, जो हमने अभी मुंह में खाना चबाया, कुछ डाइजेस्टेड है, कुछ अनडाइजेस्टेड है, क्योंकि केमिकल एक्शन हो गया था सलाइवरी ग्लैंड की वजह से, मैकेनिकल एक्शन दांतों की वजह से। तो हमने क्या बोला, ये बोलस फूड है, ये ईसोफेगस में जाता है, ठीक है, ईसोफेगस में जाता है। हमने कहा ओरल कैविटी है, शॉर्ट फेरनेक्स लैरिंक्स से कनेक्टेड होते हुए ईसोफेगस में चला गया। ईसोफेगस और ट्रेकिया दो एक साथ जुड़े हुए हैं। आज अगर टाइम रहा तो हम रेस्पिरेटरी भी शुरू करेंगे। तो ईसोफेगस और ट्रेकिया दो आसपास कनेक्टिंग पाइप हैं। ईसोफेगस से हमारा खाना जाता है, ट्रेकिया से हमारी सांसें चल रही हैं, ये वाला। तो हमने क्या बोला, एपिग्लोटिस एक ढक्कन है, टक टक टक। वो ढक्कन क्या करता है? खाने की मूवमेंट को ठीक ठाक रखता है। अगर गलती से वो विंड पाइप में जाने लगता है तो उसको रोक देता है, खांसी के थ्रू क्या बाहर निकलो। जब पेट में खाना जाता है तो जे शेप का हमारा पेट होता है। कैसा शेप है? जे शेप है। फेरनेक्स लैरिंक्स क्या है? सर ये कनेक्टिंग पॉइंट है, ये आवाज निकालने का, इन सब का काम करते हैं। आएगा, अभी आएगा, चिंता मत करो, आज ही तुम्हें शायद फेरनेक्स और लैरिंक्स के दर्शन हो जाए। तो उसके बाद हमने क्या बोलता है, ये वाली जो खाना हमारे पेट में जा रहा होता है, ये बहुत ज्यादा ना लुब्रिकेटेड टाइप होता है। क्यों? क्योंकि हमने अभी जो लार निकाली थी, जो हम दिन की लीटर के हिसाब से लार निकाल रहे हैं, दूसरों का खाना देख के अलग, तो ऐसा करके याद रख लेंगे। तो हमने क्या बोला कि ये जो लेयर है, जो म्यूकस से म्यूकस वाली लेयर में जा रही है या लुब्रिकेट होकर जा रहा है, तो उसमें ये सारा जो है बोलस वो ईसोफेगस से ट्रेवल करता है, और जो मूवमेंट होती है उसको पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। मैंने कल भी बताया था पेरिस्टाल्सिस का मतलब क्या होता है, कि एक पाइप लो, उसको प्रेस करते हो, 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 खाना धीरे धीरे आगे मूव करता रहेगा, वो पेरिस्टाल्सिस है। डायग्राम भी आया था अभी, ये रहा, ये ऐसा आप याद रख लीजिएगा। प्रेशर पाइप लगा रहे हैं, पाइप, और ये यहाँ चला गया। नेक्स्ट आएगा, उसके बाद आता है हमारा सुंदर पेट। हमारा सुंदर पेट क्या कहता है? सुंदर पेट कहता है भैया मेरा आकार तो जे शेप का है, तुम्हारा कैसा है? कह रहा है बहुत बढ़िया है। उसके बाद क्या कहा कि ये हमारा ईसोफेगस है, किस पाइप से जुड़ा? कार्डिया से जुड़ा हुआ है। दूसरी चीज, जब ये वाला पॉइंट आता है, छोटी आंत वाला पॉइंट, ये किससे जुड़ा? पाइलरस से जुड़ा हुआ है। तो कार्डिया और पाइलरस दोनों पॉइंट याद रख लीजिएगा। फंडस, एंट्रम, मर्जी है तुम्हारी, थोड़ा सा दिमाग में रख लोगे तो बढ़िया रहेगा, लेकिन ये कनेक्टिंग पॉइंट आपको याद होना जरूरी है। उसके बाद हम कहते हैं पेट में तीन तरह के एंजाइम है, एक एचसीएल है, एक पेप्सिन है, एक रेनिन है। ये तीन ही तो पढ़े थे। हमने बोला था एचसीएल जो है बेसिकली एक एसिडिक है और हाईली एसिडिक है, और जनरली इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि हमारा पेप्सिन और रेनिन को एक्टिवेट करना, ताकि ये भी अपना काम कर सके। बहुत बढ़िया, प्रो रेनिन है और पेप्सिनोजन है, इन दोनों को क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा। जब एक्टिवेट करेगा तो इनका काम क्या होता है? जो पेट में खाना आया है, जो 4-5 घंटे लिए पड़ा रहेगा, उसको देख लें भैया खाना सही से डाइजेशन शुरू हो जाए और नहीं, ये वाला। उसके बाद आता है ये खाने वाले लेयर है। इसके बाद हमने कहा हमारा पेट जो है इतना हाई एसिड होने की वजह से भी क्यों नहीं जलता या दिक्कत होती, तो हमने कहा म्यूकोसा की एक लेयर होती है, जिसके फर्दर 3 लेयर है। लास्ट वाली सरोसा है, अंदर वाली म्यूकोसा है, लास्ट वाली सरोसा है, बीच की 2 म्यूसा और मसल लेयर है। अब याद करो तो कर लो, लेकिन लास्ट और फर्स्ट तो आपको याद करनी है। इसके बाद हम ये क्या कहते हैं, अच्छा हमारे ना पेट में सेलुलोज की डाइजेशन नहीं है, याद रख लेना। ह्यूमन बॉडी जो है सेलुलोज की डाइजेशन नहीं कर सकता। सेलुलोज की डाइजेशन कौन करता है? काव कर लेती है, र्यूमिन होता है उसके पेट में, ठीक है। पहले ना हमारे जो स्ट्रक्चर है थोड़ा थोड़ा बदलाव था, हम घास फूस खाते थे, सब कुछ करते थे सेलुलोज की वजह से, क्योंकि हमारे पहले पूंछ निकली थी, ऐसा था क्या?
ठीक है भाई। देखो थोड़ा बहुत ना ह्यूमन बॉडी के अंदर एनिमल्स के अंदर चेंज है, तो थोड़ा इस चीज को समझना। अब ये नहीं तुम गाय के साथ खड़े और लगे वो भी जो खा रही तुम भी जो खा रही, नहीं, उनमें और हमें थोड़ा फर्क है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 4 से 5 घंटे हमारे पेट में खाना रहता है, यहाँ पे अलग अलग एंजाइम हमारा एक्शन प्ले कर रहे हैं। HCl का पीएच वैसे ही काफी कम रहता है। रेनिन जो है ये अपना काम कर रहा है, डाइजेशन में मदद कर रहा है, कल हम सब पढ़ चुके हैं, ये बस एक रिकॉल कर रहे हैं हम। अब छोटी आंत में हम आगे, छोटी आंत में हमने क्या कहा, ये जो है 3 रीजन में है, सी शेप हमारा। अच्छा यहाँ नहीं आए थे ना, यहाँ तक ही पढ़ा था हम लोगों ने, यहाँ तक ही पढ़ा था। यहाँ पे अब हमको आना है, छोटी आंत में हमको आना है, ठीक है। चलो तो हम छोटी आंत से प्रोग्राम शुरू करें। एक बार सारे बच्चे थम्स अप करो, सबको यहाँ तक समझ में आ गया बहुत अच्छे से। अपेंडिक्स भी नहीं हुआ अभी, आएगा आएगा धीरे धीरे आएगा। अब अपेंडिक्स थोड़ा और नीचे आएगा, ठीक है ठीक है। सब सच सच बोलना। अतुल कौन सी सच्चाई जान रहे हो भाई, मुझसे जान रहे हो किसी और से जान रहे हो, बता तो। ऊपर से कोई कमेंट चलता आ रहा है क्या? ठीक है अतुल तुम बोलो सच समझ आया कि नहीं? अच्छा नोट्स तो पूरे ही दे रहा हूँ यार मैं, नोट्स तो मैं पूरे ही दे रहा हूँ। ठीक है भाई मैं आ जाऊंगा। मनु अभी आएंगे आएंगे सारे, अभी अभी ना मैं फिर कहता हूँ अभी वो टॉपिक हमने किए नहीं है, जब हम टॉपिक कंप्लीट करें फिर करेंगे इस पर चर्चा, ठीक है। सर उल्टी का टाइम कैसे खाना निकलता है, तो काफी यू क्वेश्चन है। अच्छा तो काफी अच्छा अच्छा सवाल है यार। यार देखो एक चीज देखो, एक चीज देखो, जब हम ऊंचाई से कोई चीज नीचे फेंकते हैं या करते हैं तो ग्रेविटी का फोर्स लगता है। हमें प्रैक्टिकल बता देता हूँ, फोर्स लगता है तो खाना धीरे धीरे चला जाता है। इवन जो हमारा फूड पाइप होता है, ईसोफेगस होती है, वो पाइप भी जो है प्रेशर क्रिएट कर रही होती है, तो खाना इजीली मूव हो जाता है हमारे पेट की तरफ, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर जो है डाउनवर्ड की तरफ है। अपवर्ड टू डाउनवर्ड हम लोग मूव करते हैं। एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। एंटी कैसे करोगे, पाइप खुला, पेरिस्टाल्सिस में पाइप प्रेशर, एंटी में अरे पाइप खोला चल रहा भैया। देखो तो इसका इसका रीजन मैं बता दूं, जब भी ऐसा कोई वॉमिट का मन होता है या वॉमिट आने को मन करता है या तुम जबरदस्ती वॉमिट करते हो, तो यू आर यूजिंग सम एक्सटर्नल फोर्स। जैसे अगर हमें पानी नीचे से ऊपर टंकी में देना होता है, वी आर यूजिंग मोटर, ठीक है, तो उसमें एक्सटर्नल फोर्स हम यूज करते हैं। तो जबरदस्ती वो एक्सटर्नल फोर्स वही जबरदस्ती है, तो जबरदस्ती जब हम करते हैं तो आपने देखा होगा जब भी तुम उल्टी करते हो तो ऐसा लगता है भैया जान निकल गई। क्यों? क्योंकि हमारा स्टमक जो है वो स्क्वीज करता है। जब वो स्क्वीज करेगा देन इट विल क्रिएट प्रेशर जो ईसोफेगस से रिटर्न है, ठीक है। तो उल्टी का बेसिक फंडा क्या है, स्क्वीजिंग है। यू आर प्रोवाइडिंग एक्सटर्नल फोर्स टू द पेट में पड़ा स्टमक, तो इसके वाला। प्रेग्नेंट लेडी को बार बार क्यों आता है, देखो यार वो तो ना उनका लोचा है, क्योंकि बहुत सारे हार्मोनल चेंज है, ठीक है, वो तो है हार्मोनल चेंज। अब आप कहोगे कि लड़का हूं सर उल्टी बार बार मन कर रहा है, क्या मैं प्रेग्नेंट हूं, वो लॉजिक उसके साथ नहीं है, ठीक है। तो वो उनका हार्मोनल लोचा है कि उनको नहीं कुछ चीज जल रही है, बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो वैसा वाला फंडा है, ठीक है, वो वैसा वाला फंडा है। उनको तो जो प्रेग्नेंट वुमेन रहती है उनके बॉडी के अंदर इतने ज्यादा चेंजेस आते हैं कि मैं तुम्हें क्या बताऊं कि हर चीज के अंदर तुमने ये चीज सुनी होगी कि आफ्टर गिविंग बर्थ टू अ बेबी, जो लेडी होती है उसको टीवी देखने को मना होती है, उसको ब्रश करने को मना होती है, क्योंकि बॉडी जो है बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। अगर जैसे छोटा बच्चा होता है उसको हम टीवी क्यों नहीं दिखाते, आंखों पे इफेक्ट आता है, आंखें कमजोर हो जाती हैं, ठीक है। तो सेम उसी कंडीशन में जब प्रेग्नेंट वुमेन होती है आफ्टर गिविंग बर्थ, उसको टीवी मोबाइल बहुत कम यूज करने को दिया जाता है। आजकल तो ट्रेंडिंग है, मम्मी आओ रील बनाए, दिस इज माई न्यू बेबी, मतलब आप तो ऐसा करने लगे, लेकिन पुराने समय में नहीं होता था ऐसा। पुराने समय में इन चीजों का परहेज किया जाता था और ये रियल परहेज थे, ठीक है। दांतों में ब्रश नहीं लगाना होता था शुरू के 10-15 दिन, तो ऐसा वाला रहता नॉर्मल ऐसा वाला, ठीक है, ये सब चीजें रहती, ठीक है। हाँ तो अब तो बेबी का ब्लॉग साथ ही आ जाता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं छोटी आंत की तरफ। ये है तुम्हारे पास छोटी आंत, देखो नाम लिखने में छोटी आंत है, लिखने में छोटी आंत है, ये ना तुम फील कर लोगे, जब तुम्हारे लड़कियों को तो वैसे ही फील होगा और लड़के साथ में रह के फील कर लेंगे, ठीक है। सर आपको हो गया ना मेरे बेबी 3 साल का, तो एक क्लोज वॉच रखी मैंने पूरा एकदम, ठीक है, ऐसा वाला। मैं एकदम पूरा एकदम सर्जरी वर्जरी सब लाइव देख के आया हूँ, मेरे को बड़ा वो कहा ना, मैं चीजें से देखने का मेरा बड़ा सही है।
शराब के कितने बियर? एक ही है भाई, वही वही एकदम खतरनाक हो चुका है। चलो शादी के बाद क्या होता है वही सब तो तुम्हें पता तो है, लड़ाई झगड़े टेंशन सब पता है। ठीक है, इधर आओ, अब टॉपिक पे आ जाओ भाई। अब मैं तुमसे 20 मिनट के बाद बात करूंगा, जो भी बात हो, तुम्हें जो भी समस्या है समाधान है सब 20 मिनट बाद। ठीक है, इधर आओ। अब छोटी आंत के जब डाइजेस्टिव खत्म होगा उसके बाद बात होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन, पहली बात हमें सी शेप दिखाई दे रही है, लेकिन हमको याद रखना है वो 3 तरह के हिस्सों में बटा हुआ है। जैसे एक डियोडेनम, दूसरा जीजिनम, तीसरा इलियम। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ भैया छोटी आंत कितने हिस्सों में है, तो हम कहेंगे 3 हिस्सों में है। 3 हिस्से कौन कौन से हैं? सबसे पहले ड्यूडेनम है, जेजुनम है, इलियम है। डन। अगली बात, सर हमने ये पॉइंट तो पढ़ा था ना कि जब हमारा पेट छोटी आंत से कनेक्ट होता है तो एक पॉइंट पे कनेक्ट होता है, वो पॉइंट कौन सा है? पाइलरिक स्पिंटर। सर ये स्पिंटर में तुम्हें बताऊं क्या होता है? ये एक तरह का ना ज्वाइंट होता है, एक तरह की मसल होती है जो किसी चीज को रोकने का काम करती है। जैसे ये स्पिंटर हमें कहां देखने को मिलेगा? यूरिनरी ब्लेडर के अंदर भी हमें स्पिंटर देखने को मिलेगा। जब बच्चा छोटा होता है उसका स्पिंटर कमजोर होता है तो वो सुसु कर देता है, मम्मी सुसु आया निकल गया। ऐसे ही जब हम ओल्ड एज में जाते हैं तो पूरी जिंदगी वो स्पिंटर काम कर करके हार्ड हो जाता है। तो आपने देखा होगा ओल्ड एज में जो लोग हैं वो भी जो है अपना जो टॉयलेट है नहीं रोक पाते, बिकॉज देयर स्पिंटर बिकम वेरी हार्ड, तो काम करना इतना अच्छे से नहीं करता है। तो ये चीज होता है। तो हमने कहा यहाँ पे भी हमें एक स्पिंटर देखने को मिलता है जिसको पाइलोरिक स्पिंटर बोलते हैं। इसके बाद इलियम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, यानी पेट से पाइलोरिक जो पॉइंट था, ड्यूडेनम का पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट वहां से जुड़ा, और जो लास्ट पार्ट है हमारे इलियम का वो बड़ी आंत में कनेक्ट करेगा। ठीक बात है। स्मॉल इंटेस्टाइन की कुल लंबाई जो है 7.5 मीटर के अराउंड है, ये भी हम याद रख लेंगे। बेसिकली अब क्या हो गया कि हमारे पेट में जो खाना पड़ा था हाईली एसिडिक ड्यू टू HCl, अब इस हाईली एसिडिक को हमारा छोटी आंत पचा नहीं पाएगा, देख नहीं पाएगा। क्यों नहीं देख पाएगा? इतना हाईली एसिडिक के लिए हमारी छोटी आंत के पास कोई भी म्यूकोस की लेयर नहीं है। तो क्या होगा? दो चीज काम करेंगी, यहां पर हमारे लीवर से और पेनक्रियास से 2 जूस निकलेंगे जो हमारे खाने में मिक्स हो जाएंगे। हमने क्या बोला? हाईली एसिडिक खाने के अंदर 2 जूस निकलेंगे, एक लीवर से एक पेनक्रियास से, जो हमारे खाने में मिक्स होंगे और इस खाने को बेसिक करेक्टर में डेवलप करेंगे। अब देखिएगा, हमने कहा जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड वेसल के थ्रू इंटेस्टाइन के अंदर आ रहा है, यहाँ पे खाने का एब्जॉर्प्शन शुरू हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है, जब हम खाना खाते हैं तो उस खाने की सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन जो होगी वो छोटी आंत में होगी। यहाँ याद रखिएगा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होगी वो कहां पे होगी? वो छोटी आंत में होगी। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आ गया। सर कहते हैं छोटी आंत इतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन करती क्यों है? सर क्यों इस तरीके से? आगे चलो। हाँ, अरे नहीं, एक हो चाहिए जाएगा। ये हमारी छोटी आंत के अंदर ना इस तरह कैसे तैरते हुए छोटे छोटे विली होते हैं जिसको हम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कहते हैं। ये क्या करते हैं? जैसे ही खाना यहां से जाएगा एब्जॉर्प्शन करना चालू। तो विली की वजह से सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन हमको हमारे स्टमक मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर देखने को मिलती है। ये पॉइंट याद रखोगे और आगे चलते हैं। ये विली वाला पॉइंट याद रख लीजिएगा। अब विली क्या है? नेटवर्क ऑफ कैपिलरी से और लार लिम्फ से जुड़ा हुआ है। बेसिकली कलरलेस फ्लूइड इनके बीच में बहता है जिसको वेसल को हम लेसिटियल बोलते हैं। लेसिटियल इसका काम एब्जॉर्प्शन का है। हमारे दिमाग में हल्का सा पॉइंट रख रहे हैं, कोई लेसिटियल वर्ड मैंने विली में पढ़ा है जिसका काम एब्जॉर्प्शन का चल रहा है। अब हमने क्या बोला कि जितना भी एब्जॉर्ब मटेरियल है, एब्जॉर्ब मिनरल है, इन सबको हमें ब्लड वेसल के थ्रू अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन तक भेजना है। इसको हम भेज देंगे, इसी को कहते हैं एसिमिलेशन। मैंने क्या बोला? मेरी बॉडी के अंदर फूड आया, इंजेस्ट किया है, डाइजेस्ट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जिस जिस ऑर्गन को एनर्जी चाहिए उनको भेजनी भी तो है ना। तो उसी एनर्जी को एब्जॉर्प्शन करके सर्कुलेट करना एसिमिलेट होता है। हर ऑर्गन को अपने हिसाब की एनर्जी पहुंचा दी गई है, एसिमिलेशन हो गया। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा, ऐसा तो नहीं है कि स्मॉल इंटेस्टाइन ने सारा का सारा खाना एडजस्ट कर दिया, कुछ तो फिर भी बचेगा। तो वो जो बचा हुआ अनएब्जॉर्ब आइटम रह जाता है उसको हम फिर बड़ी आंत में भेजते हैं। बात समझ में आई? जो बचा कुचा रह गया उसको हमने कहां भेजा? बड़ी आंत में भेजा। डायग्राम देख लो। हमने कहा ड्यूडेनम पहला पार्ट, जीजिनम दूसरा पार्ट, इलियम तीसरा पार्ट। इतनी बात समझ में आ गई? हमने कहा एसिडिक फूड हमारे पेट में था, हमने उसमें बेसिक फूड मिला दिया। अब हमारी छोटी आंत में कैसा फूड आया है? न्यूट्रल फूड आया है। ये बेसिक करेक्टर कहां से आया? एक हमने लीवर से जूस मंगाया था, लीवर जूस बोल दिया, इसी को बाइल कहते हैं वैसे। और दूसरा हमने पेनक्रियाटिक से मंगाया, ये पेनक्रियाटिक जूस हो गया। इन 2 जूसेस ने हमारे खाने को एडजस्ट कर दिया। ये पॉइंट हमें याद रखेंगे। ठीक है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो क्यों रहा है? क्योंकि यहां पर एक विली नाम का स्ट्रक्चर है और ये विली नाम की जो चीज है वो ज्यादा एब्जॉर्प्शन कर रहा है। आ गया। देखो अब हम लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ जा रहे हैं। हमने ये बोला कि लार्ज इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट कनेक्ट करता है? एक बार सोचो, लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट करने स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट? सबसे पहले ड्यूडेनम था, फिर जेजुनम है, फिर इलियम है। तो कौन सा पार्ट कनेक्ट कर रहा है? सर इलियम पार्ट कनेक्ट कर रहा है, इलियम कर रहा है। ठीक है। अब जब हमने कनेक्ट करवा दिया, चलो भाई कनेक्ट हो गया। सबसे पहले ये है अपेंडिक्स। ये क्या है भाई? ये ना एक तरह का ऑर्गन है जिसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसे बोलते हैं वेस्टिबुलर ऑर्गन, मतलब इसकी हमको जरूरत नहीं है। अगर पढ़ा है तो पढ़ा, नहीं पढ़ा तो निकाल दो, चलो बाहर फेंको, वैसा वाला है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों का अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, निकाल के बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, निकाल के बाहर फेंक देते हैं, वैसा वाला। तो इसके बाद मतलब ये हमारे लिए रिक्वायरमेंट नहीं है इतनी ज्यादा।
अब ये देखो, जैसे हम आदिवासी थे तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी का स्ट्रक्चर था। पहले हमारे अलग पूंछ भी थी, एंजॉय कर रहे थे, अपनी पूंछ के सारे चल रहे थे, लेकिन धीरे 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 वो पूंछ कम होती गई, कम होती गई, हम नॉर्मल इंसान बनते चले गए, इंसान, तो धीरे धीरे हमारे अंदर भी बहुत सारे चेंजेस है। तो वैसे ही कहते हैं अपेंडिक्स जो उसका हिस्सा रहा था, जो कनेक्टिंग वाले पॉइंट, तो अब इसका कोई यूज है नहीं। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में हमने कहा सीजियम एक, ये एक ऊपर जा रही है लोब, ठीक है, ऊपर जा रही है, इसको बोलते हैं असेंडिंग। फिर जो ट्रेवल कर रही है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स। फिर जो नीचे आ रही है इसे बोलते हैं डिसेंडिंग। हमने क्या बोला, सबसे पहला पॉइंट है सीजियम, ऊपर एक कोलन जा रही है असेंडिंग, तिरछी जा रही है ट्रांसवर्स, फिर नीचे आ रही है, ठीक है, फिर नीचे आती है उसको बोलते हैं डिसेंडिंग, ठीक है। अब लास्ट में आती है सिग्मोइड, ठीक है, सिग्मोइड, उसके बाद रेक्टम और उसके बाद एनल। दोबारा पढ़ते हैं, मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 हिस्से तोड़े थे, सबसे पहले इलियम, उसके बाद ड्यूडेनम, उसके बाद जिजुनम, उसके बाद इलियम, 3 हिस्से पढ़े। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा, दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा कि जब ये लार्ज इंटेस्टाइन वाला पोर्शन है ना, यहां से अपेंडिक्स से ऊपर शुरू के सीजियम एक, फिर वो कोलन है, मतलब ये पूरी रेंज क्या है, ये कोलन की रेंज है, COLON कोलन रेंज है। यहां से शुरू हुई तो ऊपर जा रही है असेंडिंग, यहां से तिरछी जा रही है ट्रांस, नीचे जा रही है डिसेंडिंग, और जब ये टर्न लिया तो इसका नाम है सिग्मोइड, ठीक है। इसके बाद क्या है, सिग्मोइड, और लास्ट में जहां एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारे काम करें उसे हमने क्या बोल दिया, उसे बोल दिया हमने रेक्टम और एनस। इतनी बात हमको समझ में आ गई। अब कई बार ना ऐसे सवाल पूछते हैं कि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया को मारा जाता है कि फालतू का बैक्टीरिया नहीं चलेगा, और यहाँ पे कौन से विटामिन हमें मौजूद होते हैं, ठीक है, ये डिफरेंस है यार, ठीक है। तो समझिएगा, जो हमारा ये वाला पार्ट है ना, सीजियम वाला पार्ट, सीजियम वाला पार्ट, ये याद रख लेना, ये बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि जो बचा कुचा खाना है ना, वो HCl ने तो उसको न्यूट्रल कर दिया था, बेसिक बन गया था, तो देयर आर हाई चांसेस कि बैक्टीरिया ग्रो करेगा। एक तो बैक्टीरिया को मारते हैं कैसे, यहाँ पे होता है एस्कीरिया कोली, एस्कीरिया कोली जो बैक्टीरिया को मार रहा है, और यहाँ पे हमें विटामिन के और विटामिन B12 की प्रेजेंस भी नजर आती है, मतलब इनका एब्जॉर्प्शन भी यहाँ पे होता है, ठीक है। इतनी बात हमको समझ में आ गई। ये आपको पॉइंट याद रखना है कि किनका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये थोड़ा सा पॉइंट याद रखनी है। आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन जो है एक वाइडर है, शॉर्टर है देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लगभग 1.5 मीटर की है, उसकी 7.5 मीटर की थी। लार्ज नाम है क्योंकि विड्थ ज्यादा है, विड्थ ज्यादा है, ठीक है, ऐसे करके याद रखेंगे। अब इसका काम क्या है, एब्जॉर्ब करना पानी को, पानी को जो बचा कुछ उसको कर लो, कुछ बचे कुछ सॉल्ट है उनको कर लो, अनडाइजेस्टेड फूड से जो लास्ट एब्जॉर्प्शन है, जो लास्ट एब्जॉर्प्शन है उसको करना है, ठीक है, उसको करना है। तो बेसिकली क्या है, जो रिमेनिंग वेस्ट है, सर ये बीच में फट जाए तब क्या होगा भाई, ये तो यार फिर वो वाला होगा ना, एकदम हाइपोथेटिकल सिचुएशन, सर दिल धड़क रहा है बीच में फट जाए तो क्या, मर जाएंगे, वैसे फट जाएगा तो फैल जाएगा खाना अंदर ही, खत्म, टाटा अलविदा बाय बाय, ये तो वैसा वाला होगा ना, ठीक है। सर चल रहा हूँ सर, टांग निकल के गिर जाए दोनों, तो भाई तो मतलब वो वैसा लॉजिक है। ऐसा नहीं कि एक्सीडेंट वगैरह जब किसी का होता होगा तो ये चीज कोई ऐसे पत्थर की फटेगी नहीं, फट जाती है तो फिर वही इसको टाई करके वापस से काम चलाया जाता है, वैसा वाला है। उसके बाद हमने क्या बोला, रिमेनिंग जो है वेस्ट को, रेक्टम को हम सब सेमी सॉलिड फेसिस के अंदर, फेसिस मतलब वेस्ट, ठीक है, फिजिकल मैटर को हम टाइम टू टाइम वेस्ट कर देते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीट बोलो तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है, या इस जैसन भी हम लोग बोल सकते हैं। 3 पार्ट में पढ़ा था, सीसीएम, कोलम, रेक्टम, यही 3 पार्ट है, ठीक है, यही 3 पार्ट है, ऐसे करके याद रख लोगे। उसके बाद सीसीएम जो है एक स्मॉल ब्लाइंड सैक है, जहां पर हम सिम्पोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं, ठीक बात, मैंने पहले कहा था इसके अंदर बैक्टीरिया की किलिंग होती है, मैंने कहा विटामिन के, विटामिन B12 ये हमने याद कर लिया था। नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन है, जिसको वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं, जो वेस्टिगियल ऑर्गन है। व्हाट इज वेस्टिगियल? वेस्टिगल मैंने आपको पहले ही बोल दिया, वेस्टिगल वो ऑर्गन है, अगर मेरी बॉडी में है तब कोई दिक्कत नहीं, नहीं है तब कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, याद रख लेंगे। अपेंडिक्स इज हेल्पफुल इन डाइजेस्टिंग रफेज। अब सुन लो कि अपेंडिक्स का क्या काम है। अपेंडिक्स जो है हमारी बॉडी के अंदर रफ है, जैसे फाइबरस है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, ठीक है, नॉन वेज वाला कोई मटेरियल है, या ऐसा वेज जो हमारा पेट नहीं पचा पा रहा, उसको पचाने का काम अपेंडिक्स करता है। तो बहुत साल पहले जब आदमी जड़े खा रहा है, पतिया खा रहा है, गाय वाला खाना खा रहा है, एकदम घास फूस पे, रॉ पे डिपेंड है, तब इसकी जरूरत होती है। धीरे 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 जब हम लोग तमीज से आने लगे, ठीक है, तो क्या होने लगा भाई, इसकी जो है जो सिग्निफिकेंस है वो लॉस हो गई। तो फिर देखो, कोई चीज हम बहुत तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, देखो कुछ समय बाद वो खराब होने लगती है, बैक्टीरिया ग्रो होने लगती है, तो इसीलिए फिर अपेंडिक्स को हटा देते हैं। कई बार यहाँ पर अपेंडिक्स का ऑपरेशन करते हैं, पथरी भी जो इकट्ठा होने लगती है, तो इसलिए भी इसको देखते हैं। कई बार बोलते हैं पित्त की थैली में इकट्ठी हो गई है, कई बार अपेंडिक्स का ऑपरेशन करता है, पेन हो रहा है, जबरदस्ती बैक्टीरिया ग्रो हो गई है, तो उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। किडनी वाला तो है ही है, यहाँ पे बेसिकली बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से इसको देख लेते हैं और रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, इसको रिमूव करते हैं, लेकिन उसको एक प्रॉब्लम आती है कि उसका डाइजेशन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहता, इतना यूज नहीं है उसके बावजूद भी। हाँ, अपेंडिक्स हुआ है वो यही वाला अपेंडिक्स हुआ है कि बैक्टीरियल ग्रोथ हो चुकी है और बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट, सीजियम जो है ओपन होता है कोलन में, ये हमने देख लिया था। सीजियम लास्ट वाला पार्ट है, कोलन से जुड़ा हुआ है। कोलन जो 3 पार्ट में है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग। असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, तीनों को पॉइंट याद रखेंगे। डिसेंडिंग पार्ट की अगर हम बात करते हैं, वो रेक्टम से कनेक्टेड है, जो ओपन करता है थ्रू द एनस। भाई ये बहुत मतलब एकदम नॉर्मल चीजें बोल रहा हूँ, अगर डायग्राम देख रखा है तो ये चीजें समझ में आएंगी कि सबसे पहले अपेंडिक्स पढ़ा, फिर हमने सीजियम पढ़ा, फिर वो कोलन ऊपर जाता असेंडिंग, फिर इधर जाता ट्रांसवर्स, फिर नीचे आता डिसेंडिंग, फिर जैसे ही टर्न लिया था सिग्मोइड, फिर नीचे देखा रेक्टम और एनस हमें नजर आए थे। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन का काम एक बार लास्ट में पढ़ लेते हैं। एब्जॉर्प्शन करता है पानी का, जो बचा कुचा रह गया, मिनरल, सॉल्ट, उनका कुछ सर्टेन ड्रग्स जो हमको चाहिए वो कर लेंगे, ठीक है, और जितना भी अनडाइजेस्टेड है, जो हमें अब नहीं चाहिए, उसको चालू कर देंगे। आपने देखा होगा कि कई बार जो है कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। व्हाट इज द रीजन फॉर कॉन्स्टिपेशन? रीजन यहाँ पे ये होता है,
सर यहाँ पर विली नहीं होता, यहाँ पर विली नहीं होता। विली ना छोटी आंत में ही होता है। कॉन्स्टिपेशन का क्या मतलब है? जब हम लोग लिक्विड का इंटेक कम करते हैं, क्योंकि खाना जो है हम खाई जा रहे हैं, इंटेक कर नहीं रहे, और हमारी आंतों का काम क्या है? उसमें से लिक्विड एब्जॉर्प्शन करना। उसने इतना लिक्विड चूस लिया कि जो अब आपका फेसियस है, जो वेस्ट है, वो एकदम बन चुका है रॉक सॉलिड। ठीक है, अब हमारी जो इंटेस्टाइन है उसको मूव करने में भी प्रॉब्लम। हम चिल्लाए जा रहे हैं, भैया बहुत तबियत खराब मेरी, 2 दिन से नहीं जा पाया हूँ। फिर डॉक्टर कहता है भाई गर्म पानी पी लिया कर, ठीक है, लिक्विड इंटेक पे ज्यादा रहो, कम ठूसो, तुम खाली एकदम सॉलिड मटेरियल ही खा रहे हो, तो सॉलिड में से और जितना लिक्विड होता है एब्जॉर्ब किया जा रहा है। तो इसीलिए जो है हमें कई बार एज अ लेग्जेटिव परगेटिव दिया जाता है। लेग्जेटिव परगेटिव का क्या काम होता है? वो पेट में जाता है और ना पेट में ज्यादा फूल जाता है, पेट में ज्यादा फूल जाता है। फूलने के बाद वो क्या करेगा? वहां पे लुब्रिकेंट क्रिएट कर देगा। जैसे इसका बोल तुम एग्जांपल ले लो, ठीक है, वो तुमने लिया, पेट में गया, पेट में घुलने के बाद आंतों में जाएगा, आंतों में जाकर रिलैक्स कर देगा आंतों को कि भाई जो वेस्ट है उसको धक्का मारेंगे, चलो, तो वहां पे लुब्रिकेशन क्रिएट कर देगा, जिससे हमें बहुत इजी पैसेज हो जाएगा। और कुछ मेडिसिन तो ऐसा होती है कि जो वो सॉलिड फूड होता है उसको इतना लिक्विड में क्रिएट कर देता है कि जहां पर कॉन्स्टिपेशन तुम्हें खोलनी थी वहां पर दस्त लग जाएगा, अगर हाई डोसेज ऑफ लग्जेटिव परगेटिव हो जाए तो। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? भाई लुब्रिकेंट है, इजी पैसेज का काम करेगा। गर्म लिक्विड भी लेग्जेटिव का काम करता है। गर्म लिक्विड लेग्जेटिव का काम नहीं करता, गर्म लिक्विड इजी फ्लो का काम करता है। ठीक है, क्योंकि लेग्जेटिव नीड टू बी ड्रग्ड, जब हम किसी ड्रग के थ्रू लेते हैं तो वो ज्यादा लेग्जेटिव का काम करता है। बकायदा गर्म पानी जो है इजी फ्लो में मदद करता है, क्योंकि लुब्रिकेशन मिल जाता है। जितना आप वाटर इनटेक करते हो उतना ज्यादा हमारा स्टमक क्लीन रहता है, उतना इंटेस्टाइन क्लीन रहती है उसकी वजह से। ठीक है, उसके बाद अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड जो है फेसिस की फॉर्म में एंटर करता है, सीसीएम के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, फिर को एसिकल वॉल के अंदर एंटर करता है, और बस वापस आके हम डीफेक कराते हैं, बस चलो छुट्टी, अलविदा, टाटा बाय बाय, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ये कौन सी वॉर चल पड़ी? फोन के अंदर घुस के मारूंगा, क्या हो गया ये? ऐसे कौन से टावर हो तुम लोग फोन के घुस के अंदर मार रहे हो? नहीं, तुम भी एकदम काफी हाईटेक हो चुके हो। अभी तो बढ़िया चल रहा था। अच्छा, वर्चुअल आ रहा है, ठीक है। पानीपत के 4 बार तो अच्छा 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 अच्छा, नहीं मुझे नहीं बोल रहा था, एलएम जबरदस्ती मेरे से, मैं तो फोन यूज ही नहीं करा भाई। ठीक है, इसीलिए ग्रैंडफादर कहते हैं कि मॉर्निंग में बिल्कुल 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 आ जाओ भाई, आ जाओ। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। नेक्स्ट आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड समझिएगा, अभी तक हमने समझा डाइजेस्टिव का प्रोसेस क्या है। अच्छा कोई बात नहीं, मार लेना, बाद में मौका दूंगा तुम्हें, मैं मार लेना, खत्म कर देना, छोड़ना मत एक दूसरे को। ठीक है, एनल तोड़ देना। ठीक है, आ जाओ, चलो नेक्स्ट समझिएगा डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या है। तो बेसिकली अगर हम बात करें ग्लैंड्स के बारे में तो 2-3 चीजों के बारे में हमने पढ़ा। सबसे पहले हम स्लाइवरी ग्लैंड देख रहे हैं। अब स्लाइवरी ग्लैंड बेसिकली हमने क्या पढ़ा था? मैंने कहा था 3 तरह के पॉइंट थे। एक हमने बताया पैरोटिड, जो ऊपर वाला पार्ट था, फिर सब मैक्सिलर लोअर जॉ के पास, और सब लिंगुअल ये टंग के पास था। हमने ये वाला शुरू में पॉइंट पढ़ लिया था। बेसिकली इसका काम क्या होता है? स्लाइवा ब्रेक डाउन करता है हमारा स्टार्च को, शुगर को, या इसको मैं ऐसे बोलूं कि हमारा जो स्लाइवा होता है, हमने कार्ब जो खाया, कार्ब को तोड़ेगा स्टार्च के अंदर, स्टार्च टूटेगा शुगर के अंदर। बेसिकली प्रोसेस ऐसा रहता है, कार्ब का टूटना जो है पहले स्टार्च में और फिर शुगर में, ये कन्वर्सन चलता है। ये आपको थोड़ा सा याद रख लेना है। ठीक है, इतनी बात हम याद रखेंगे। दूसरा आइएगा, अब लीवर क्या है? जब भी देखो, जैसे अभी मैंने चेक करवाया तो मेरा लीवर है फैटी लीवर, तो फैटी लीवर क्या हुआ? मेरा लीवर का साइज इनहांस हो गया और थोड़ा सा फैट एक्स्ट्रा जम गया। तो जनरली फैटी लीवर उन लोगों का ज्यादा आता है, जो ड्रिंक वगैरह बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, बकायदा मैं करता नहीं हूँ, लेकिन मैंने डॉक्टर से पूछा कि भाई मैं तो कुछ ऐसा ड्रिंक भी नहीं कर रहा हूँ, तो उसके बावजूद मेरा फैटी लीवर क्यों है? तो उसने 2 रीजन दिए, एक तो हाई तेल वाला खाना, और दूसरा टू मच सिटिंग। तो मैं दोनों तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ कई बार ऑयली फूड खा लेता हूँ और बहुत ज्यादा सिटिंग रहता है। ठीक है, बहुत ज्यादा सिटिंग रहता है, तो इसीलिए मेरा भी फैटी लीवर है। तो फैटी लीवर का भाई सबसे इजी, वो कहते हैं कि फैटी लीवर जब भी आता है तो आपको टू मच हेल्दी फूड पे जाना चाहिए और ये वाला हटा देना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लीवर के बारे में बात करें तो हेपेटोलॉजी, इसकी स्टडी क्या होती है? हेपेटोलॉजी, ये पहला पॉइंट आप याद रखेंगे। जब भी हम हेपेटोलॉजी बोलते हैं तो याद रखना हमारे लीवर के अंदर एक सेल होता है जिसको हम हेपेटिक सेल बोलते हैं, इसीलिए इसके अध्ययन को हेपेटोलॉजी बोलते हैं। अगर मैं लीवर के बारे में बात करता हूं तो रेडिश ब्राउन का एक ग्लैंड होता है जो हमारे पेट के एब्डोमिनल पेट वाला हिस्सा के राइट साइड में होता है। हमने कहा ठीक है, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड ये है, और सबसे अच्छी बात यह है कि लीवर के अंदर मैक्सिमम रीजनरेटिव पावर है। रीजनरेटिव पावर, रीजनरेटिव को समझते हैं क्या बात है? देखो, जब भी बॉडी के अंदर कोई भी चीज एक्स्ट्रा हो जाए तो लीवर ये कहता है मेरे पास भेज दो, जब भी। ठीक है, मंजू सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, नोट्स भी नहीं बन पा रहे हैं, रिवाइज करें। भाई ऐसा है कि समझ नहीं आ रहा है या कुछ इशू आ रहा है, देखो फिर इतना मेहनत करने का कोई मेरा मतलब नहीं है। अगर समझ ना आ पाए फिर मेरे को बहुत धीरे करना चाहिए। एक बार सारे बच्चे बताओ। ठीक है, एक बार सारे बच्चे कमेंट करो तो मैं थोड़ा समझ पाऊँ। ठीक है, थोड़ा आराम से पढ़ा। वैसे आज हमने ना गिनती के 3-4 एक्स्ट्रा चीजें की है,
थोड़ा स्लो यार, वैसे मैं काफी स्लो बता रहा हूँ, बहुत स्लो बता रहा हूँ। ठीक है, मैं और थोड़ा स्लो कर देता हूँ, और थोड़ा स्लो कर। अच्छा यार, नोट्स का तो मैं वही चीज समझ रहा हूँ। नोट्स का तुम परेशान हो क्यों? ये सारे नोट्स ही तो हैं। इसको ना मैं अरेंज करवा के A4 में दे दूंगा, इसी को पढ़ना है। और तुम्हें करना क्या, मतलब अपने नोट्स बनाने के लिए कह रहे हो क्या? जब मैं तुम्हें ये वाले नोट्स दूंगा ना, जब ये वाले नोट्स दूंगा, इसी को तुम पढ़ लेना। ठीक है, इसी को पढ़ लेना। ये देखो, मैं जितनी भी चीजें लिखता हूँ, जैसे मैंने अब ये लिखा हेपेटोलॉजी, एक ही वर्ड लिखा था, रीजनरेटिव दो ही वर्ड लिखे, है ना? तो उसके बाद यहीं से पढ़ लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है सर, आपका एग्जामों का ब्लैक में वीडियो बहुत ही चल रहा है टेलीग्राम पे। कौन सा वीडियो यार, मुझे शेयर करने का? कौन सा ब्लैक में? ब्लैक में चल रहा है? कौन सा वीडियो चल रहा है? पूरा जीएस का जो पढ़ाया आपने? ठीक है, अर्जुना थे। अच्छा, वो लीक हो गया क्या? हाँ, वो सबका ही चलता होगा, पेड फ्री वर्जन है ना, सबका चल रहा होगा। चलो अच्छा, मैं थोड़ा आराम से बताता हूँ, अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो मैं रिपीट करूंगा। ठीक है, अब समझ लो थोड़ा राइटिंग। अच्छा मैं करता हूँ। चलो यार, ये ना जब मैं फ्लो में होता हूँ ना तो ऐसा चलता है। देखो, सबसे पहले लीवर के बारे में बात करते हैं, तो आराम से कर लो, कोई बात नहीं। जब तक सारे बच्चे ये ना कहें कि समझ में आए या तेज नहीं है, मैं रिपीट करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लीवर का मैंने एक चीज बोला सर, लीवर की स्टडी हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम हेप्टिक सेल के बारे में पढ़े, तो हेपेटोलॉजी बोला। लीवर का जो कलर होता है वो रेड ब्राउन कलर का हो गया, तो हमने कहा रेड ब्राउन कलर है। पेट के राइट साइड में है, तो हमने कहा एब्डोमेन के राइट साइड में चला गया। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ग्लैंड होते हैं, इन सब ग्लैंड में जो सबसे बड़ा ग्लैंड है वो लीवर का ग्लैंड है। हमने कहा चलो ठीक बात है। दूसरी चीज, अब ये चीज तो मैंने शुरू से पढ़ी थी कि लीवर से एक जूस निकलता है, लार्ज इंटेस्टाइन, रिपीट करो कोई बात नहीं। इधर देखो, मैंने कहा लार्ज इंटेस्टाइन, इधर देखो, लार्ज इंटेस्टाइन ना बेसिकली, लार्ज इंटेस्टाइन बेसिकली नीचे एक अपेंडिक्स है, उसके ऊपर सीजियम है, एक वर्ड आपको याद है कोलन, क्या बोला? कोलन वर्ड। तो कोलन जब ऐसे ऊपर की तरफ जाता है तो असेंडिंग है, मतलब बढ़ते क्रम ऊपर की तरफ। फिर जब लेटा होता है ट्रांसवर्स होता है, और फिर आता है नीचे जाता है डिसेंडिंग। जैसे उसके अंदर कर्व आता है तो उसको सिग्मोइड बोलते हैं। मुझे सिर्फ वर्ड याद रखने हैं, क्या बोला? सीजियम, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइड। और वो बाद में हमारे रेक्टम और एनल से जुड़ा हुआ है, जो हम वेस्ट बाहर करते हैं। दूसरी बात, मैंने कहा जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आता है ना मटेरियल, वो सबसे ज्यादा पानी, सॉल्ट, मिनरल जो बचे कुचे रह जाते हैं उनको एब्जॉर्प्शन करने का काम करते हैं। दूसरी चीज, फिर मैंने क्या बोला कि भैया बैक्टीरिया जो होता है वो हमारे सीजियम देख लेता है, विटामिन के, विटामिन B12 को देख लेता है, तो ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक, तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन छोटी आंत में होने के बाद जो खाने के अंदर हमारा मिनरल, पानी, सॉल्ट बच जाता है, जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, वो उस खाने से चूस लेता है। ठीक है, वो उस खाने से चूस लेता है। तो खाना जो बचा कुचा रह गया, अब उसको हमें एक्सक्रीट करना है, उसको हमें बाहर करना है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि लार्ज इंटेस्टाइन का ये सारा पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने ये बोला कि ये वाला पार्ट पढ़ने के बाद कि हमारे ग्लैंड होते हैं। स्लाइविक ग्लैंड हमने पहले भी पढ़ा था। स्लाइविक ग्लैंड बेसिकली काम क्या करते हैं? तीन तरह के ग्लैंड होते हैं हमारे लार के अंदर। एक पैराटिड जो कान के इधर था, सब मैक्सिकुलर जबड़े के इधर था, और सब लिंगुअल जो जीभ के नीचे था। इसके बारे में स्टार्टिंग में बात की थी। बेसिकली जो हम लार होती है, जो 1.5 लीटर पर डे के हिसाब से हम प्रोड्यूस करते हैं, पर डे के हिसाब से प्रोड्यूस करते हैं, तो उसका काम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च में तोड़ेगा, स्टार्च फिर शुगर में टूटेगा। इतनी बात समझ में? और थोड़ा आगे अब हम आए थे लीवर के ऊपर। मैंने कहा लीवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड, इससे बड़ा ग्लैंड कोई नहीं। दूसरा पॉइंट ये पढ़ा कि लीवर की ना मैक्सिमम रीजनरेटिव पावर हो रही। रीजनरेटिव क्या है? रीजनरेटिव का मतलब ये है कि अगर मेरे लीवर में कोई प्रॉब्लम आती है, अगर मेरे लीवर में कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे जल्दी रिकवरी करेगा। तुमने देखा होगा कि जो दारू पीने वाले हैं वो खूब शराब पी रहे हैं, सारा इफेक्ट लीवर पे जा रहा होता है। बकायदा इतना इफेक्ट जाने के बाद भी उनका लीवर ठीक काम कर रहा है, अगर वो बहुत एक्सट्रीम तक नहीं चले गए। क्यों? क्योंकि रीजनरेटिव पावर बहुत है। ऊपर से लीवर ये कहता है कि पूरी बॉडी के अंदर कोई भी चीज एक्स्ट्रा है मेरे पास भेज दो, मैं देख लूंगा। इसीलिए लीवर को हम लोग केमिकल फैक्ट्री भी बोल देते हैं। केमिकल फैक्ट्री भी बोल देते हैं, ये भी हम याद रखने लीवर के बारे में। ठीक है, मैं आ रहा हूँ यार। पता क्या, मैं बहुत ज्यादा आप लोगों के कमेंट लेता हूँ, इसलिए कई बार जो दूसरे बच्चे हैं उनका फ्लो टूट जाता है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो अपन लोग पहले पढ़ेंगे, जब मैं टाइम दूंगा देन आई विल टेक ऑल द कमेंट्स, है ना? क्योंकि कई बार ऐसा रहता है कोई बच्चा फ्लो में है जो पहली बार पढ़ रहा है, देखो आप में से बहुत सारे लोग को आता है और बहुत सारे लोग नए हैं। तो जब मैं सबके कमेंट लेता हूँ तो आई थिंक उनको जो समझ आ रहा होता है वो बीच में फ्लो टूटता है, तो कनेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, ऐसा वाला।
हाँ, मैं लास्ट में ले लिया करूंगा एक बस। मंजू का है एक बार, सॉरी सर पर बोल रही हो साइंस मटेरियल भी नहीं है। देखो साइंस का सारा मटेरियल ना यही वाला है, यहीं से रिवाइज करो। सही है, मैं अभी चैट बंद किया करूंगा। अब से मैं डेली का यही करूंगा। आज तो चलो हो गया, अब से हम डेली क्या करेंगे, आई विल टेक अ क्लास जिसके अंदर आप लोग कोई कमेंट नहीं करेंगे। मतलब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, में चैट ऑफ नहीं भी करूंगा ना तो भी आप लोग कमेंट नहीं करना है। हम हर 25 मिनट का एक स्लॉट रखेंगे या एक टॉपिक रखेंगे, जब मैं उसे कंप्लीट करूंगा सिर्फ तब मैं आप लोगों से आपके कमेंट या आपकी बात लूंगा, ताकि हर बच्चा इजीली समझ पाए। देखो मैं अपनी तरफ से बहुत एफर्ट करता हूँ चीजें बताने समझाने में। अगर बताने समझाने में जो बच्चे मेरे साथ अगर वो ना समझ पाए, ठीक है, तो फिर मुझे बहुत अपने आप पे बुरा लगता है कि उनको क्यों नहीं समझ में आया। ठीक है, तो ऐसा मैं कोशिश करूंगा कि अब से हम लोग सारी चीज ऐसा वाला लास्ट में ले लूंगा या बीच में 2 बार भी ले लूंगा, कोई बात नहीं। अपना 1.5 घंटे का 1 घंटे का सेशन तो है, मैं 2 बार चीजें आप लोगों से ले सकता हूँ। ठीक है, 2 बार पॉइंट आप लोग समझ सकता हूँ। हाँ, तो ऐसे बात करते हैं, कई बार टॉपिक इधर उधर हो जाता है। अभी हम इसी पे स्टे करते हैं। अब मैं जब तक डाइजेस्टिव पूरा नहीं करूंगा मैं कोई बात नहीं करूंगा, हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे अभी। हाँ, आराम से आप लोग भी समझो। ठीक, रही इसके नोट्स की बात। वैसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ना ये मैंने बहुत अच्छे नोट्स बना रखे हैं। बिल्कुल सिंगल सिंगल लाइन नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इंडेप्थ हम लोगों को पता हो। तो आप इन्हीं नोट्स को पढ़ो, इन्हीं को अच्छे से करो, इधर उधर मत जाओ। ठीक है, आप इन्हीं को पढ़ने के बाद अपने शॉर्ट नोट बना लोगे, वो मोर देन इनफ होंगे। इसके अलावा अगर आप कहते हो सर हमें कुछ लिखना है अभी, मेरी सलाह मानो तो ऐसे कॉपी लेके बैठ जाओ, हल्का फुल्का दिल करे, लीवर लिखा है, हेपेटोलॉजी साइड में लिख लो, रीजनरेटिव लिख लो। क्लास के बाद डाउनलोड करो इस पीडीएफ के अंदर, और 20 मिनट 25 मिनट मुश्किल से लगेंगे, पूरी पीडीएफ पढ़ डालो और जो इंपॉर्टेंट लगे उसको लिख डालो। क्लास में कोशिश करो बस कॉपी पेन लेके तो बैठो, थोड़ा थोड़ा लिखते रहो, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लिखने में मत स्पेंड करो। कोशिश करो क्लास में आओ, ज्यादा ज्यादा चीजें समझो, और उसको बाद में आफ्टर द क्लास पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद उसको थोड़ा सा लिख लो, ऐसे नोट्स बना लो। ठीक है, कई बार क्या रहता है, वो हमारी पुरानी आदत है ना कि क्लास में टीचर बोलता है और हम सारा कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। कई लोग इतने ज्यादा कैपेबल होते हैं कि वो समझ भी पाते, लिख भी पाते हैं, लेकिन कई लोग होते हैं जो समझना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं, एक ही चीज कर पाते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेसिटी आप क्या कर सकते हो उसको आप सोचो और फिर लिखो। अगर आपको लगता है दोनों चीज आप पैरेलली इजी कर रहे हो तो करो, और अगर लगता है यार मुश्किल हो रहा है या तो समझ ही पा रहा हूँ या लिख ही पा रहा हूँ, तो दोनों में से एक ही चीज करो कि समझने का काम करो। है ना, हर आदमी का ना माइंड का प्रोसेस अलग चलता है, तो उन प्रोसेस के हिसाब से अपना काम किया करो। मैं ये नहीं कह रहा सिलेक्शन लेने में कोई प्रॉब्लम होती है, लेकिन चीजों कई बार एग्जीक्यूट करने में समझने में थोड़ा सा हम लोग सब अलग अलग है। कोई चीज मुझे धीरे समझ में आती है, कोई चीज तुम्हें जल्दी समझ में आती है, वैसा वाला। ठीक है, तो ऐसा वाला। ठीक 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 ठीक। सर मैंने टेलीग्राम से पढ़ा है, मैं नोट्स। ठीक है, बढ़िया जी बढ़िया, सौरभ गुड। ठीक है, चलो अब इसको कंप्लीट करते हैं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। हाँ कोई बात नहीं, आप समझो सिर्फ। तो हमने लीवर के बारे में पढ़ा। मैंने कहा लीवर जो है एब्डोमेन के राइट साइड में है, रेड ब्राउन है। फिर मैंने ये बोला कि यार ये ना लार्जेस्ट ग्लैंड भी है, और जब हमने बात की ये एक जूस रिलीज करता है जिसको हम बाइल जूस बोलते हैं। कौन सा जूस है? बाइल जूस। बाइल जूस जो होता है एक सैक में स्ट्रक्चर में स्टोर होकर गॉल ब्लैडर बोलते हैं। यानी मेरे लीवर ने जूस निकाला और जूस निकालने के बाद गॉल ब्लैडर में डाल दिया, और जैसे ही वहां से खाना आता है गॉल ब्लैडर से निकलता है और जूस हमारे फूड में चला जाता है। तो बाइल क्या है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके डाइजेशन के अंदर? वसा या फैट के डाइजेशन के अंदर। ठीक है, उसके बाद अब मैंने क्या बोला, बाइल डक्ट, पेनक्रियाटिक डक्ट, ये ओपन होते एक साथ ड्यूडेनम के अंदर। जो कॉमन है हेप्टो पेनक्रियाटिक डक्ट, जो स्फिंक्टर के साथ गाइडेड है, इसी को स्फिंक्टर ऑफ ओडी कहते हैं। नहीं समझ में आया समझो। देखो मैंने बोला ये हमारा लीवर है, ये हमारा पेनक्रियास है। लीवर से जूस निकला बाइल, पेनक्रियास से जो ना पेनक्रियाटिक जूस। ये दोनों ना ड्यूडेनम से कनेक्टेड है, क्योंकि ड्यूडेनम के अंदर ही खाना आएगा जो बहुत ज्यादा एसिडिक था। तो ये दोनों पॉइंट ड्यूडेनम से कनेक्टेड है। इन दोनों को एक रिंग ने रोका हुआ है कि जब रिक्वायरमेंट होगी तब आ जाना। उस रिंग को स्फिंक्टर बोलते हैं। ये बात मैंने पहले पढ़ी थी। स्फिंक्टर का काम क्या था? कंट्रोल करना। जैसे यूरिनरी के अंदर हमने पढ़ा यूरिन को रोकता है स्फिंक्टर। इसको आप कैसे समझोगे? इसको आप समझ लो गुत्ते पर अंदर, जैसे वो नहीं है गुत्त में वो रबड़ डालते हैं तो बांध के रखता है ऐसा, रबड़ सी तो होल्ड करके रखती है ना, जब रबड़ को निकाल देंगे बाल खुल जाएंगे, ऐसा वाला। या बोतल के ऊपर नेक लगा लो, ठीक है, वो स्क्रू सा लगाते हैं खुल जाता है, फिर ऐसा वाला। तो वो स्फिंक्टर लगा हुआ है। तो इसी कनेक्टेड पॉइंट को ना हम स्फिंक्टर ऑफ ओडी बोलते हैं। स्फिंक्टर ऑफ ऑडी बोलते हैं कि जैसे ही आएगा रिक्वायरमेंट होगी स्फिंक्टर ऑफ ऑडी अलाउ करता है, और वो सारा का सारा क्या है? ड्यूडेनम में मिल जाता है। हमने क्या बोला? ये बाइल डक्ट है, पेनक्रियाटिक डक्ट है। दोनों हेप्टो मतलब लीवर वाला, पेनक्रियाटिक मतलब पेनक्रियाटिक, दोनों गार्डेड है किसके साथ? एक स्फिंक्टर के साथ, एक ढक्कन के साथ, और इसी ढक्कन को स्फिंक्टर ऑफ ऑडी बोलते हैं। बात समझ में? ये स्फिंक्टर ऑफ ऑडी क्या है? हेप्टो पेनक्रियाटिक डक्ट क्या है? दोनों का डक्ट मतलब कनेक्टिंग पॉइंट, ड्यूडेनम में कनेक्ट है। स्फिंक्टर ऑफ ऑडी खोलता है, तो दोनों का लिक्विड जो है वो साथ ही खाने में मिक्स हो जाता है। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई? ठीक है जी, अब थोड़ा और ध्यान से देखते हैं पूरा पूरा का डाउट। अच्छा मैं देख लूंगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब इधर आओ, अब हमारे सामने आता है बाइल जूस। हमने लिखा बाइल जूस। अभी सबसे पहले तो लीवर का बाइल जूस ही है। अब ध्यान से देखो सर, बाइल जूस में दिन में 600 से 700 ml प्रोड्यूस होता है। 600 700 ml प्रोड्यूस होता है। इसका प्रोडक्शन जो है लीवर कर रहा है। प्रोड्यूस कहां पे हो रहा है? लीवर में प्रोड्यूस हो रहा है। और अगर मैं बात करूं स्टोर कहां पे हो रहा है? स्टोर हो रहा है गॉल ब्लैडर के अंदर। कहां पे हो रहा है? गॉल ब्लैडर के अंदर।
ये होगा दूसरा पॉइंट। अगर मैं बात करूं इसके अंदर होता क्या है, ध्यान से देखना, अगर मैं बाइल जूस लूं इसके अंदर होता है फोस्फोलिपिड्स, फोस्फोलिपिड्स, एक तो पॉइंट ये हो गया। इसके अंदर होता है पानी, इसके अंदर होता है बाइल सॉल्ट, इसके अंदर होता है बाइल पिगमेंट, इसके अंदर होता है थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल। ये सारी चीजें किसके अंदर हैं, ये हमारे बाइल जूस के अंदर है। अगर मैं इसमें बात करूं बाइल सॉल्ट क्या है, याद रखना, एक के अंदर आता है सोडियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग सोडा है, कार्बोनेट, और दूसरा आता है सोडियम ग्लाइकोलेट। लो भैया, इतनी सी बात कर लोगे यार, इतनी सी बात कर लोगे। अब थोड़ा और समझना सर, जब मैं बाइल पिगमेंट के बारे में बात करता हूं, और पिगमेंट मैंने आपको पहले ही बताया था प्लांट सेल के अंदर भी कि पिगमेंट का काम क्या होता है, प्लास्टिड के अंदर बताया था कि कलर देने का। तो बाइल जो है, नाम लिखा गया सर, एक होता है बिलीरुबिन, एक क्या होता है बिलीरुबिन, और दूसरा क्या होता है बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन क्या होता है, ये हमारे लिक्विड को येलो कलर देता है, और अगर इसका एक्सेस हो जाए तो हमें पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है। और बिलीवर्डिन क्या होता है, ग्रीन कलर देता है। तो बेसिकली अगर मैं कहूं हमारे बाइल जूस का कलर कैसा होता है, बाइल जूस का कलर होता है वो ग्रीन कलर होता है। क्या होता है, ग्रीन कलर होता है। इतनी सी बात याद रख लोगे। रिपीट करते हैं, मैंने कहा बाइल जूस के अंदर ये सारी चीजें, फोस्फोलिपिड है, वाटर है, बाइल सॉल्ट है, पिगमेंट है, कोलेस्ट्रॉल है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, लीवर प्रोड्यूस करता है। सॉल्ट में देखा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोलेट है। उसके बाद मैंने देख लिया भैया बेसिकली बाइल पिगमेंट जो है बिलीरुबिन बिलीवर्डिन से है। बिलीरुबिन येलो कलर देता है, ज्यादा होगा तो जॉन्डिस, और बिलीवर्डिन जो ग्रीन कलर देता है। जनरली हमारे बाइल पिगमेंट का या बाइल जूस का कलर जो है वो कैसा होता है, वो ग्रीन कलर का होता है। आ गया, देखो जी, ये हमारा लीवर है, दिखाई दे रहा है, हाँ सर दिखाई दे रहा है। ये हमारा गॉल ब्लैडर है, ये स्टोरेज करता है, ठीक बात। ये हमारा स्टमक है, सही बात है। ये स्प्लीन का होता है, प्लीहा, ये ब्लड सेल में काम आता है, ब्लड सेल को मरना जागना सब ये देखता है। ये कॉलन हो गया, ट्रांसजेंडिक कॉलन है, ये छोटी आंत हो गया, और ये हमारा ब्लेडर है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर तुम स्ट्रक्चर को प्रैक्टिकल देखना चाहते हो, घर में एक चूहा पकड़ लो, उसको मार दो, घर का एक चूहा पकड़े उसको मार दो, और उसको पेट से काट दो, तो आपको एग्जैक्ट ये स्ट्रक्चर नजर आ जाएगा। और थोड़ा मोटा चूहा होना चाहिए ताकि स्ट्रक्चर विजिबल अच्छे से हो। हाँ, तुम्हें क्या करना है, चूहा लेना है और उल्टा लिटाना है और नीचे से कैंची से काट देना है। जैसे ही उसका स्ट्रक्चर ओपन करोगे, ठीक है, तुम लोगों को एग्जैक्ट ये दिखाई देगा। इवन हार्ट की पोजीशन जो हमारी स्मॉल है, लार्ज है, एग्जैक्ट ऐसा, ठीक है। पहले चूहा पकड़ना इम्पॉसिबल है, ठीक है, बेचारा चूहा। अब देखो यार, ऐसे तो काम करना ही पड़ेगा, देखना है तो कुछ, ठीक है। अच्छा, पढ़ ही लोगे तो आप करना प्रैक्टिकल। मैंने तो किया है, मैंने कम से कम 10 तो चूहे काटे होंगे, 10 से भी ज्यादा ही काटे होंगे, 20-30 ना काटे हों। इधर देखो, पेनक्रियाज आता है। अब पेनक्रियाज को देखो, कौन लगातार ही मैसेज करता रहता है। थंडर एंड लाइटिंग, थंडर शावर लाइकली टू बी अकर एट योर प्लेस। ठीक है भाई, घर में तो बैठा हूं, आने दो, आ जाओ, ठीक है। देखो पेनक्रियाज का हमने पहले ही पढ़ा था। पेनक्रियाज जो है एक लार्ज क्रीम कलर का ग्लैंड है। यार हमारे जो लीवर है उसका कलर क्या बताया था, लीवर का कलर क्या बताया था? अच्छा ठीक, अच्छा मुझे मुझे कह रहे जेल में जाना चाहिए। ये रोज जो मुर्गे बकरे जो मार्केट में कट रहे हैं तो फिर आधी जनता तो जेल में रहेगी, और ऑलमोस्ट आधा पंजाब। मेरे चूहे काट रहे हैं, मुझे जेल भेज दो, ठीक है, लेकिन आपको तो जाना पड़ेगा, ठीक है। वैसे मैं बताऊं कि मतलब वो ड्रग टेस्टिंग थी मेरी, मतलब मेरा प्रोजेक्ट था ड्रग टेस्टिंग का, तो उसमें मुझे चूहों पे ड्रग टेस्टिंग करनी थी, उनकी बॉडी पे क्या इफेक्ट आएगा, तो वो इसीलिए था। मतलब वो मेरा पर्सनल कोई एजेंडा नहीं था कि चूहों को बॉडी काटने वाला, वो ड्रग टेस्टिंग थी मेरी, ठीक है। तो इधर आओ, तो अगर हम पेनक्रियाज के बारे में बात करें, पेनक्रियाज क्या हो गया, हमने कहा भैया लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड है, पहला पॉइंट, जो हमारे पेट के नीचे है, ठीक। पेनक्रियाटिक जूस जो है एक्ट करता है कार्बोहाइड्रेट पे, प्रोटीन के ऊपर, जो उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। दूसरा बेसिक स्टैंडर्ड करता है, मतलब जो हमारा पेट में आया था बेसिक, ये वाला। पार्शली जो डाइजेस्टेड फूड होता है, जब वो लोअर इंटेस्टाइन की तरफ आता है तो इंटेस्टाइनल जूस जो है कंप्लीट करता है उस पूरी डाइजेशन को, यानी एक एसिडिक कैरेक्टर को चेंज करना और डाइजेशन में मदद करना, ये इसका काम होता है। पेनक्रियाज को बोला गया, अच्छा पेनक्रियाज की खोज की थी लैंगरहैन ने, लैंगरहैन ने, ये डिस्कवर है पेनक्रियाज का, ठीक। उसके बाद एक ऐसा कंपाउंड है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, देखो एक्सोक्राइन एंडोक्राइन का मतलब क्या है, जो हार्मोन भी रिलीज करे और जो जूस भी रिलीज करे। हार्मोन कौन रिलीज करता है, इंसुलिन, जूस पेनक्रियाटिक जूस, जो ये दोनों काम कर ले उसे एंडोक्राइन एक्सोक्राइन मिक्स ग्लैंड कहा जाता है। अगली बात, ये बिटवीन द लिम्स ऑफ यू शेप ड्यूडेनम के बीच में लाई करता है, नॉट इंपॉर्टेंट।
एक्सोक्राइन पोर्शन जो है एल्कलाइन पेनक्रियाटिक जूस निकालता है जो एंजाइम कंटेन करके रखता है, और एंडोक्राइन जो है वो इंसुलिन और ग्लाइकोजन ये हार्मोन रिलीज करता है। अब ध्यान से बस लास्ट पॉइंट सुन लो। पेनक्रियाज जो है क्रीम शेप का एक ग्लैंड है जो स्टमक के नीचे लाई करता है। इसका काम क्या होता है, कार्बो प्रोटीन का ब्रेकडाउन करूंगा, एसिडिक जो खाना आएगा उसको बेसिक करेक्टर में कन्वर्ट करूंगा। अगर हम इसके बारे में बात करें पेनक्रियाज के, तो एंडो और एक्सो दो तरह की परफॉर्मेंस देता है, जिसके अंदर ये जूस निकालता है और हार्मोन निकालता है। जूस खाने के अंदर जाएगा, डाइजेशन में मदद करेगा, हार्मोन हमारे ब्लड में रिलीज करेगा इंसुलिन। इंसुलिन का काम होगा क्या, इंसुलिन का काम होगा कि हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन करना, शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम ये करेगा। अब एक सवाल तुमसे पूछता हूं, कितने लोग आंसर देंगे। पेनक्रियाज जो है पेनक्रिएटिक जूस निकालता है, पेनक्रिएटिक जूस निकालता है कौन से सेल से? पेनक्रियाज जो है पेनक्रिएटिक जूस निकालता है कौन से सेल से? कोई बता सकता है? सर आंसर होगा एफ सेल, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इंसुलिन का रिलीज होता है किस सेल से? बीटा सेल से। और अब मैं पूछ रहा हूं पेनक्रियाज के अंदर पेनक्रिएटिक जूस निकल रहा है कहां से? एफ सेल से। ये मुझे याद करना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। भाई लास्ट वाला पॉइंट समझ नहीं आया, दोबारा बोलूं। पेनक्रियाज दो काम करता है, एंडो और एक्सो का काम, जो दोनों चीज, ये नाम है जैसे अल्फा बीटा गामा एफ, ये वैसा है। अगर हम बात करें तो ये समझ में आता है कि यहां पर जूस निकालने का काम और हार्मोन निकालने का काम एक ही ग्लैंड जब करता है तो उसे मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। तो पेनक्रियाज जो है वो मिक्स्ड ग्लैंड है, बस ये याद करना है। समझ में आई बात? ठीक है, तो यहां पे हमारा अब जाके डाइजेस्टिव थोड़ा खत्म हुआ है। अब कल शुरू करूं मैं रेस्पिरेटरी, और कल नया टॉपिक लगा होगा भाई, तो संडे को क्लास कर लें, संडे को क्लास कर लें, क्योंकि हमारे वो पीछे वाले टॉपिक भी हैं। अल्फा बीटा गामा या एंडोक्राइन का पार्ट आएंगे, जिसमें बीटा सेल पढ़ेंगे फॉर रिलीज ऑफ इंसुलिन। ठीक है, तो मैं टीम को बोल दूं सर पेप्सिन ट्रिप्सिन लाइपेज रह गया, एंजाइम का पूरा चैप्टर आएगा। मतलब अभी फिलहाल के लिए तो इतना ही बता रहा हूं कि ये 3 तरह के एंजाइम है, एंजाइम का पूरा चैप्टर आएगा। ठीक है भाई, सबको समझ में आया? एक बार थम्स अप करके बताओ, सबको समझ में आया? एफ सेल क्या बताया? एफ सेल ये बताया था पेनक्रिएटिक जूस निकलता है ना, इस सेल से क्लिक होकर निकलता है। ये सेल कहता है बेटा निकाल दो, एफ सेल निकाल दो। भाई फिर भी अगर किसी को डाउट रहता है ना इसमें, मतलब कोई, देखो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मुझे वो पॉइंट बोलो कि सर ये पॉइंट नहीं समझ में आया, आसान हो या मुश्किल हो, ठीक है, आप आराम से मुझसे बोलो। मैं बताते हुए कभी ऐसा नहीं कि मैं नहीं बताऊंगा। अगर कोई तुम्हें चीज नहीं समझ में आए तो आई विल रिपीट 10 टाइम्स 5 टाइम्स जब तक, ठीक है। तो आप बोलोगे तो मैं रिपीट करूंगा, लेकिन आप अपना डाउट जरूर रखें कि भाई मेरे को सर ये चीज समझ नहीं आई, ये दोबारा रिपीट कर दो, या ये वाला। हाँ, आप मुझे पक्का बोलो, ठीक है। डाउट क्या था? संजय कह रहे हैं न्यूक्लियस में डाउट है। हाँ, न्यूक्लियस में डाउट है, पोजीशन में डिफरेंस क्या है सर? देखो जब भी हमारा रहता है ना एनिमल वाले के जो न्यूक्लियस है वो कोना पकड़ लेते हैं, प्लांट वाले का न्यूक्लियस जो है सेंटर में आ जाता है, ठीक है, सेंटर में आ जाता है, इतना ही फर्क है। बाकी इंटरनली प्लांट और एनिमल में डिफरेंस रहता है, लेकिन मेन पोजीशन का डिफरेंस रहता है इन लोगों का, ठीक है। डायग्राम में देखते हैं क्या क्या चीजें, चलो एक बार डायग्राम को भी देख लेते हैं। सबसे पहले है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लो तुम कमेंट सेक्शन में आंसर करते रहो, जरा एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, वो डॉट क्या काम करते हैं सर? राइबोसोम्स, प्रोटीन सिंथेसिस, और हमेशा याद रखना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, जूम करो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो बड़े ही क्लोज होते हैं न्यूक्लियस के। वही अगर स्मूथ की बात करें, जैसे इनका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दूर है, लेकिन दूर नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल न्यूक्लियस के साथ चिपका दो इसको, ठीक है। वही स्मूथ होगा उसको दूर बिठा दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो स्मूथ है, दूर है, चलेगा। लाइसोसोम क्या होता है? डाइजेस्टिव होता है भाई, बॉडी के अंदर जितने भी फालतू का मटेरियल है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। व्हाट इज साइटोप्लाज्म? सेल के अंदर का जो भी लिक्विड होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर है। बेसिकली इसका काम क्या होता है? ऑर्गेनेली को मेंटेन करने का। न्यूक्लियस ये केंद्र का काम करेगा, इसको ब्रेन बोलते हैं हमारे सेल का। और ये ब्रेन क्या काम करेगा भाई? ब्रेन करेगा पूरी एडजस्टमेंट, ये चीज आप ध्यान रख लीजिएगा, पूरी एडजस्टमेंट इसी के हाथ में, डीएनए आरएनए सब मटेरियल कंटेन करता है। व्हाट इज गोल्जी बॉडी? गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस प्रोटीन पैकेजिंग ट्रांसफर ये सब काम देखता है कि मान लो रफ एंडोप्लाज्मी ने कोई प्रोटीन बनाया, इसको लेकर ट्रैवल करूंगा। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या होता है? इसी के ऊपर मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन दो तरह की होती है, इनर और आउटर। इसके ऊपर एक एनवलप भी होता है, इसके ऊपर एक एनवलप भी होता है, वो भी याद कर लीजिएगा। राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस है। क्लोरोप्लास्ट जनरली हमें प्लांट्स में मिलता है ग्रीन कलर के लिए। सेल वॉल भी हमें प्लांट्स के अंदर मिलती है जो मजबूती देती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन हमें छिल्ली, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोल देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, इसके अंदर एक वर्ड होता है क्रिस्टे, जो एनर्जी का काम करता है एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। चलो, तो अब आप लोगों से मुलाकात करेंगे हम लोग कल, और कल जो भी टॉपिक होगा उसको मैं देखता हूँ कौन सा टॉपिक है। अगर मुझे इन बिटवीन कुछ और शुरू करना हुआ, जैसे रेस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी अलग है, तो उसको अलग ही करवा दूंगा, ठीक है। चलो बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आप लोगों से आज रात 10 बजे और 8 बजे। टेक केयर, बाय। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।